अपनी लीग का सबसे महान हूं। अचानक हर किसी ने उन शब्दों के बारे में बहुत अलग महसूस किया जो वीर ने अभी अभी बोले थे। एक्सक्विजिट का शरीर एक थंप धम के साथ जमीन से टकराया। जब वह अपने पैरों पर उठी तो उसने एक लड़खड़ाते हुए ज़ॉम्बी की तरह ऐसा किया। उसका खून से लथपथ चेहरा और टूटी हुई नाक तुरंत सामान्य हो गई थी। वो उतनी ही सुंदर थी जितनी वीर के पंच से पहले थी, और ऐसा नहीं लगा कि उसे कोई चोट लगी है। वो किस तरह का जीन आर्ट है? एक्सक्विजिट ने वीर से पूछा। वीर अपनी गति को तब तक बढ़ाने में सक्षम था जब तक कि वह मैनिपुलेटेड यूनिवर्स से तेज नहीं हो गया। वो इतनी तेजी से चला था कि वो प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे 9th टियर किंग हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। केवल मुट्ठी भर हफ्डीफाइड्स ही ऐसी गति तक पहुंच सकते थे। एक्सक्विजिट कुछ लोगों को जानती थी जो इसे पूरा कर सकते थे, लेकिन वीर उस छोटी सूची में नहीं था। जिन्हें वह जानती थी वे सभी हफ्डीफाइड थे। स्काई पैलेस का लूक स्काईवॉकर ऐसा ही एक व्यक्ति था। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने अपनी स्काई आई और एक्सट्रीम ईविल पाथ का इस्तेमाल किया। वीर सिर्फ एक क्रिस्टलाइजर था जो स्काई आई का उपयोग नहीं कर सकता था। वह एक जीन आर्ट नहीं था, वह सिर्फ एक साधारण पंच मुक्का था। वीर मुस्कुराया। कुत्ते का बच्चा, मैं अब वीर के ब्लफिंग को खरीद रहा हूं। हां, एक रैंडम पंच। बहुत अच्छी तरह से कहा गया है भाई वीर। ये वेरी हाई वास्तव में काफी लेम है। वो भाई वीर के एक पंच का भी सामना नहीं कर सकी। स्काई पैलेस के कई छात्र उत्साहित थे। उनमें से किसी को भी एक्सक्विजिट ज्यादा पसंद नहीं थी। वे सभी उसका अपमान करने में खुश थे। डैनिका अल्फा खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। भाई वीर को क्या हो गया है? क्या वह विनम्रता से व्यवहार करने में सक्षम नहीं है? उसने वही किया है जो उसे करना चाहिए था। मुझे वैसे भी ये वेरी हाई कभी पसंद नहीं आए, कोको जैन ने कहा। लोन बैम्बू ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुराया। दर्शकों ने सोचा कि वीर सिर्फ एक्सक्विजिट को पागल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वीर सच बोल रहा था। यह वास्तव में सिर्फ एक साधारण पंच था। लोन बैम्बू एक बार पहले वीर के खिलाफ लड़ चुका था। वीर वास्तव में इतना तेज था, उसकी फिटनेस इतनी ऊंची थी कि एक हफ्डीफाइड को ढूंढना मुश्किल होगा जो उसके बराबर हो सके। लोन बैम्बू पर्पल आई बटरफ्लाई के साथ एक हो गया था, जो इस तरह से था कि उसकी अपनी फिटनेस अविश्वसनीय लेवल्स तक बढ़ गई थी। लेकिन अगर उसकी तुलना वीर से की जाए तो वह अभी भी बहुत कम था। वीर की 4 जीन आर्ट्स 9th टियर तक पहुंच गई थी। उसकी फिटनेस को 4 बार रीइंफोर्स्ड मजबूत किया गया था। साधारण 9th टियर किंग्स बस प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। भले ही वीर ने अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का उपयोग नहीं किया, उसकी फिटनेस अभी भी उसी लेवल के दूसरों की तुलना में बेहतर थी। एक बड़े अंतर से भी अन्य किंग्स के खिलाफ वीर वास्तव में सुप्रीम सर्वोच्च शासन करता था। अपनी लीग का सबसे अच्छा होने के बारे में उसकी बात कुछ बेसलेस बोस्ट आधारहीन डिंग नहीं थी। आखिरकार कोई अन्य क्रीचर्स नहीं थे जो वीर की तरह 4 जीन आर्ट्स के रीइंफोर्समेंट का अनुभव कर सकते थे। इसके अलावा जीन आर्ट्स जिस पर उसने ध्यान केंद्रित किया था वे अब तक के सर्वश्रेष्ठ में से थे। जिस फिटनेस का वह उपयोग करता था उसके साथ वह अभी भी डीफाइड क्रीचर्स के खिलाफ थोड़ा कमजोर था, लेकिन किंग्स और हफ्डीफाइड्स अब एक गंभीर खतरा नहीं थे। वो एक साधारण पंच था। तो मुझे देखने दो कि तुम कितने साधारण पंचेस फेंक सकते हो। हालांकि एक्सक्विजिट अपनी वेरी हाई आई का उपयोग कर रही थी, वो थोड़ा गुस्से में दिखने से खुद को नहीं रोक सकी। एक्सक्विजिट ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने हाथ के किनारे को नाइफ की तरह इस्तेमाल किया। इसके साथ उसने वीर की ओर स्लैशिंग की कोशिश की। हर किसी को तुरंत एहसास हुआ कि वो वीर के अपने स्किल का उपयोग कर रही थी। ये फैंग था। स्काई पैलेस के छात्र सदमे में थे।
टीथ नाइफ एक इंसेनली गुड स्किल नहीं थी, लेकिन यह रिबेट्स सीक्रेट जीन आर्ट थी। इसका अभ्यास करने के लिए रिबेट के शरीर की आवश्यकता थी। यह उल्लेखनीय था कि वीर इसका उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन आखिरकार वो ईशा का एकमात्र छात्र था। किसी तरह एक्सक्विजिट भी टीथ नाइफ का उपयोग करने में सक्षम थी। जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो बैंगनी टीथ हेयर ने स्पेस को श्रेडेड टुकड़ों में काट दिया। वह वीर के उपयोग की तुलना में अधिक शक्ति के साथ स्किल का उपयोग कर रही थी। एक्सक्विजिट 1 साल से स्काई पैलेस में थी। उस दौरान वो आलसी नहीं रही थी। टीथ नाइफ वेरी हाई के लिए कोई रहस्य नहीं था, और उसने इसके साथ बहुत उच्च दक्षता हासिल करने के लिए अभ्यास करने में समय बिताया था। जब एक्सक्विजिट ने अपनी वेरी हाई आई का उपयोग किया तो पूरी यूनिवर्स उसकी मदद करने के लिए काम करेगी। उसकी नाइफ माइंड वीर जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके स्ट्राइक्स में शक्ति टीथ नाइफ से ऊपर थी, जिसका वीर ने पहले इस्तेमाल किया था। वीर ने अपनी ओर आती हुई टियरिंग स्पेस पावर देखी। नाइफ एयर एक ड्रैगन्स माव की असली उग्र बैंगनी एयर की तरह थी। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। द स्टोरी ऑफ जीन्स को अधिकतम पर रनिंग करते हुए उसने अपने ही शरीर का उपयोग बैंगनी नाइफ एयर की ओर एक पंच फेंकने के लिए किया। जैसे ही हर कोई आश्चर्य में गेप्ड मुंह खोला, वीर के पंच ने उसकी ओर उग्र नाइफ एयर को तोड़ दिया। उसका काउंटर अटैक वहीं नहीं रुका। ये वापस एक्सक्विजिट तक उड़ गया और उसके नाइफ हैंड पर पाउंडेड, पीटा, कैचा। टूटती हुई हड्डियों की आवाज अरीना में श्रव्य रूप से क्रंच्ड, कड़कड़ हुई। एक्सक्विजिट के हाथ की पतली हड्डियां वीर की मुट्ठी से टूट गई। उसका पंच अभी भी अनस्टॉपेबल, अजेय था, और ये एक्सक्विजिट की छाती की ओर जारी रहा। एक्सक्विजिट का चेहरा सफेद हो गया था, लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम थी। उसने स्किल गॉड्स वांडर का उपयोग करके वीर के सामने से गायब हो गई, लेकिन वीर उसके फिर से प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। जब वह फिर से दिखाई दी तो वीर की मुट्ठी अभी भी सीधे उसकी ओर जा रही थी। हर किसी के मुंह चौड़े खुल गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। यहां तक कि स्काई पैलेस लीडर भी स्टन्ड, हक्का बक्का लग रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, बुरा नहीं, वो उतना ही अच्छा है जितना मैं युवा होने पर था। जब तुम युवा थे तब वो तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है, महिला ने कहा। उसने आलोचना के बारे में बुरा महसूस नहीं किया। जब मैं युवा था तो मैं एक बाघ से ज्यादा मजबूत था। मैं एक भेड़िए से ज्यादा क्रूर था। स्काई पैलेस लीडर ने समझाने की कोशिश की। इससे पहले कि वह खत्म करता, महिला ने उसे काट दिया। जब तुम छोटे थे तब क्या तुम वेरी हाई के एक छात्र को इस तरह धमका सकते थे? मैंने उन्हें पीटा था। स्काई पैलेस लीडर खांस दिया। पीटने और धमकाने में एक बड़ा अंतर है, महिला ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। वीर एक्सक्विजिट के साथ एक बिल्ली के साथ चूहे की तरह खेल रहा था। उस एब्सोल्यूट पावर और स्पीड के सामने एक्सक्विजिट, जो पहले कुछ गॉड की तरह दिखती थी, को एक पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उसकी हड्डियां एक एक करके टूट रही थी, और वो अपनी रीगल अपीयरेंस, राजसी उपस्थिति को बनाए नहीं रख सकी। एक्सक्विजिट ने वापस लड़ने की कोशिश करते हुए सभी प्रकार के जीन आर्ट्स का उपयोग किया, लेकिन उसके प्रयास बर्बाद हो गए। वीर की गति और शक्ति ने उसे पूरी तरह से सप्रेस्ड, दबा दिया। वह चकमा नहीं दे सकी। वो काउंटर अटैक नहीं कर सकी। पमल्ड, पिटाई होने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। वीर अभी एक एनरेज्ड टायरानोसॉरस रेक्स की तरह था। उसने एक्सक्विजिट के हमलों को नजरअंदाज कर दिया और उसकी पावर्स को उस पर आने दिया। उसके हमलों ने स्पेल्स आर्मोर पर हल्के निशान बनाए, लेकिन वे बाद में जल्दी से गायब हो गए। हालांकि वीर के हर पंच ने एक्सक्विजिट को मारा। उसके शरीर की हर हड्डी हमले के नीचे टूट गई। खून उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से बाहर निकल आया। अगर वह किसी साधारण व्यक्ति से लड़ रही होती
तो वो अपने शरीर की रक्षा के लिए गॉड्स वांडर का उपयोग कर सकती थी। चीजें उसके लिए बहुत बेहतर होती। लेकिन वीर के ऑल्टर ईगो ने पहले ही गॉड्स वांडर सीख लिया था। हर बार जब वह गायब हो जाती थी तो उसे बस ये गणना करने और भविष्यवाणी करने की जरूरत होती थी कि एक्सक्विजिट वास्तविकता में कहां वापस आने वाली थी। इसके अलावा अरीना काफी छोटा था। उसके लिए टेलीपोर्ट करने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। वीर आसानी से निर्धारित कर सकता था कि वह आगे कहां दिखाई देगी। पैंग, एक्सक्विजिट का शरीर फिर से अरीना के डोम से टकराया और इंपैक्ट के नीचे शील्ड फ्लिकर्ड और शिमर्ड हुआ। जब वह जमीन पर एक ढेर में उतरी तो एक्सक्विजिट वही रही जहां वह थी और वापस उठने की कोशिश नहीं की। उसने आश्चर्य से वीर को देखा। वो विश्वास नहीं कर सकी। उसकी वेरी हाई आई सक्रिय थी, लेकिन वह उसी लेवल के दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से सप्रेस्ड, दबा दी गई थी। उसने कोशिश की, लेकिन वह वापस नहीं लड़ सकी। मैं अपनी लीग में सबसे महान हूं। एक्सक्विजिट जमीन पर लेट गई। उसने वीर को घूर कर देखा और हिलने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा कि वीर ने उसे क्या बताया था, और जटिल भावनाएं उस पर छा गई। भाई वीर, वो बहुत मजबूत है। यहां तक कि एक्सक्विजिट भी फादर हा के सामने ट्रैश है। वो किस तरह की वेरी हाई है, बहुत डरावना। रहेजा फैमिली के भाई बहन मॉन्स्टर्स हैं। ये बहुत क्रूर है। उसने वेरी हाई स्टूडेंट को भी जमकर पीटा। वे पंचेस बहुत औसम थे। मुझे वेरी हाई कभी पसंद नहीं आया, और वे भाई वीर और ब्रदर लोन बैम्बू को अपना गुलाम बनाने के लिए लेना चाहते थे। और देखो, उनके पास इसकी क्षमता भी नहीं है। स्काई पैलेस स्टूडेंट्स का खून उबल रहा था। वेरी हाई हमेशा ऐसा व्यवहार करता था जैसे स्काई उनसे निम्न हो। अभी जैसे ही उन्होंने वीर को एक्सक्विजिट को नष्ट करते हुए देखा, वे खुशी से भर गए। वे सभी चाहते थे कि वे वेरी हाई को उसी तरह पीट सके जैसे वीर कर सकता था। क्या ये लड़ाई अब खत्म हो सकती है? वीर वापस एक्सक्विजिट की ओर मुड़ा, जो अभी भी अरीना के किनारे जमीन पर बैठी थी। वो सीधे उसे घूर रही थी। एक्सक्विजिट एक गहरी नींद से चौंक गई लगती थी। जैसे ही उसने वीर को घूर कर देखा, उसकी आंखों में संकल्प छा गया। नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रह्मांड अभी भी मेरे पक्ष में है। मैं नहीं हारूंगी, खासकर तुमसे नहीं। एक्सक्विजिट धीरे धीरे खड़ी हो गई। हवा की अनुपस्थिति के बावजूद उसके बाल उठे और हवा में लहराए। उसकी तैची आइस खतरनाक ढंग से घूम गई और काले और सफेद रंग चमक उठे। उसका ऑरा अशुभ रूप से फैलना शुरू हो गया। उसके शरीर से काले और सफेद ऐस बन गए। उन्होंने एक साथ घूमना शुरू कर दिया, एक सब्सटेंस चेन की संरचना बनाई। वह अपने 9 टीयर्स को एक बनने के लिए मजबूर कर रही है। वह अभी हफ्डीफाइड बन रही है। यह एहसास एक गड़गड़ाहट की तरह अरीना के माध्यम से गूंज उठा। झन्न, जैसे ही हर कोई सदमे से बाहर निकला, एक्सक्विजिट की काली और सफेद एर फट गई। काला जीन आर्मोर दिखाई दिया और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसका चेहरा भी ढका हुआ था। केवल उसकी वेरी हाई आई ही देखी जा सकती थी। जैसे ही ये हुआ, उसकी वेरी हाई आई शुद्ध सफेद हो गई। ये एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह था, और एक डरावनी शक्ति उभर रही थी। ठीक उसी क्षण एक्सक्विजिट की उपस्थिति को एक ऐसे स्तर पर धकेल दिया जा रहा था जिसकी कल्पना दूसरे नहीं कर सकते थे। वो एक डरावनी मॉन्स्टर क्वीन की तरह थी, और उसने वीर को बर्फीले ढंग से देखने के लिए अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल किया। एक्सक्विजिट वीर की ओर मुड़ी और अपना हैंड उठाया। उसने खींचने की मोशन की। उसने कोई शक्ति जारी नहीं की, लेकिन पूरा अंतरिक्ष बदल गया। ऐसा लगा जैसे दोनों लड़ाकों के बीच की जगह गंभीर रूप से कम हो गई हो। तुरंत वीर का शरीर एक्सक्विजिट के हैंड्स के ठीक सामने खींच लिया गया। एक्सक्विजिट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। कोई भी मेरे ब्रह्मांड में मुझे नहीं हरा सकता। एक्सक्विजिट ने वीर को देखते हुए अपनी तीसरी आंख में सफेद फ्लेम का उपयोग किया। उसके बाद
एक्सक्विजिट ने वीर को गर्दन से पकड़ा। उसका शरीर एक डरावनी काली और सफेद शक्ति उत्पन्न करने लगा। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसके हैंड्स में बह रही है। अगर वह थोड़ा भी झटकेगी तो वह निश्चित रूप से वीर की गर्दन तोड़ देगी। अब मैं तुम्हें हार मानने का मौका दूंगी, एक्सक्विजिट ने वीर को देखते हुए कहा। उसका चेहरा मार्बल से तराशा हुआ लग रहा था। उसकी आवाज एक मशीन की पीसने जैसी, एक मृत मोनोटोन थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह सहमत होने में विफल रहा तो वह वीर के शरीर को धूल में बदलने में खुश होगी। जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे अभी भी वो पसंद है। यह लुक तुम पर सूट नहीं करता, वीर ने एक्सक्विजिट पर थोड़ा फ्राउनिंग करते हुए कहा। मैं तुम्हें हार मानने के लिए कह रही हूं। एक्सक्विजिट गरज उठी। उसकी काली और सफेद एर दो लालची डीमंस की तरह पागलपन से उठ गई। ऐसा लगा जैसे वे वीर के शरीर को तबाह कर देंगे और उसे कंज्यूम कर लेंगे। एक भी हड्डी पीछे नहीं बचेगी। कोई भी मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो मुझे सही नहीं लगता, वीर ने जवाब दिया। एक्सक्विजिट ने वीर को देखा और नहीं बोली। उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन रहा। हवा में काली और सफेद शक्तियां मजबूत हो गई। ऐसा लगा जैसे वे किसी भी सेकंड में फटने वाले हैं। स्काई पैलेस स्टूडेंट्स ने चिंता के साथ वीर को देखा। डैनिका अल्फा ने अपनी ड्रेस के किनारे के साथ घबराहट में फिजेट किया। उसके नाखून लगभग उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे और उसे पसीना आने लगा था। क्या हमें? महिला ने स्काई पैलेस लीडर को देखा। स्काई पैलेस लीडर ने सिर हिलाया। थोड़ा और इंतजार करो। जैसे ही उसने एक्सक्विजिट को गुस्से में देखा, वीर पागल नहीं था। उसने बस उसके लिए सॉरी महसूस किया। उसने अपनी भावनाओं को छोड़ दिया था ताकि वह ब्रह्मांड के साथ एक हो सके। इसे अच्छे से कहे तो यह स्काई और मनुष्यों के संयोजन जैसा था। हालांकि स्पष्ट रूप से कहे तो यह अधिक ऐसा था कि वह ब्रह्मांड का एक मोहरा बन गई थी। उसने एक हाई क्लास क्रीचर बनने के लिए अपनी पहचान फेंक दी थी। वीर ने स्काई पैलेस में पहले भी लोगों को इसी तरह के बदलावों का अनुभव करते देखा था, लेकिन यह उससे बहुत अलग था जो वह अब देख रहा था। जब स्काई आकाश के साथ एक हो जाता था तो वे अपनी भावनाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। यह वेरी हाई जैसा नहीं था जो केवल ब्रह्मांड के साथ एक होने की परवाह करते थे। अगर वेरी हाई कभी ब्रह्मांड के साथ 100% एकजुट हो गए तो क्या वे अभी भी व्यक्तिगत लोगों के रूप में गिने जाएंगे? वीर ने सिर हिलाया। कई चीजें थी जिनके बारे में वो अनिश्चित था, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि वह कभी भी उस भविष्य को नहीं चाहता था। वो इस रास्ते पर नहीं चल सकता था। एक्सक्विजिट उसके सामने खड़ी थी और उसकी शक्ति उच्च और उच्चतर थी। वीर ने फिस्ट के खिलाफ अपना हैंड रखा जिसका उपयोग एक्सक्विजिट उसकी गर्दन को निचोड़ने के लिए कर रही थी। उसने वीर के गले पर अपनी पकड़ खो दी। एक्सक्विजिट की आंखों में सफेद लाइट खेल गई। उसकी काली और सफेद एज एक ज्वालामुखी की तरह फट गई। उसका दूसरा हैंड एक बुलेट की तरह वीर की ओर उड़ गया। उसकी काली और सफेद एर उस फिस्ट पर एक सब्सटेंस चेन उत्पन्न कर रही थी। वह फिस्ट इतनी मजबूत थी कि स्काई पैलेस में हर चेहरा बदल गया। डैनिका अल्फा इतनी घबराई हुई थी कि ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी भी क्षण उसकी छाती से बाहर कूद जाएगा। दो लड़ाके बहुत करीब थे और एक्सक्विजिट के पास जो शक्ति थी वह डरावनी थी। अगर वीर को पंच मारा गया तो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। हालांकि अगले सेकंड में भीड़ ने देखा कि वीर के हैंड्स भी हिल रहे थे। उसने एक्सक्विजिट की फिस्ट को पकड़ा और फिर उसके दोनों हैंड्स वीर के नियंत्रण में आ गए। वह डरावनी काली और सफेद एर वीर के हैंड्स को श्रेड काटना करने लगी। वीर के स्पेल आर्मों में गहरे ग्रूव्स फट गए। लैसरेशन से खून बहने लगा। डरावनी काली और सफेद एर अरीना के माध्यम से तूफान की तरह चली गई। वीर तूफान के केंद्र में था। उसका आर्मोर इसका खामियाजा भुगत रहा था। उसके शरीर पर घाव दिखाई देते रहे। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया?
समान स्तर के दूसरे के खिलाफ मैं किंग हूं। एक किंग के सामने केवल मुस्कान और एक महिला की सुंदरता ही गिर सकती है। मेरे खिलाफ बल का उपयोग करना काम नहीं करेगा, वीर ने कहा। फिर उसने नई ताकत के साथ अपनी मुट्ठी कसी। उसने एक्सक्विजिट के काली और सफेद एयर से घिरे शरीर को दूर फेंक दिया। वीर उसके टॉस के चाप के साथ चला गया। उसने एक तूफान की तरह अपनी मुट्ठी घुमाई। वीर के ब्लोस के बल के तहत काली और सफेद एयर कम हो रही थी। वीर के पंचेस ने एक्सक्विजिट के काले आर्मों को बुरी तरह पीटा। धड़ाम धड़ाम, फिस्ट्स के आर्मों से टकराने से तेज टकराने वाली आवाजें आई। वे इतने तेज थे कि हर आवाज के बीच शायद ही कोई ब्रेक था। ये कैसे हो सकता है? एक्सक्विजिट के चेहरे पर अविश्वास की भावना छाई हुई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यूनिवर्स के साथ उसका कनेक्शन, जुड़ाव कट रहा है। वीर की मुट्ठियों के नीचे उसकी विल और वो शक्ति जो उसे यूनिवर्स से बांधती थी, छीनी जा रही थी। दुनिया के साथ उसकी एकता धुंधली और पकड़ में मुश्किल होती जा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने अभ्यास शुरू करने से पहले के अपने पूर्व सो में लौट रही थी। अननोन, अज्ञात का भय और सभी प्रकार की बुरी भावनाएं धीरे धीरे उसके अंदर रिस रही थी। इससे उसे डर, बेचैनी, निराशा और दर्द महसूस हुआ। ये सब और कई और भावनाएं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसे अभिभूत करना शुरू कर रही थी। कैसे? क्यों? मैं पहले से ही हफ्डीफाइड हूं। मैं अभी भी क्यों हार रही हूं? क्यों? जो शारीरिक दर्द वह सह रही थी, वो मानसिक पीड़ा की तुलना में बहुत कम था। ये भावनाएं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, सभी उसके अंदर थी, उसे मिला रही थी। वे उसकी सोचने की क्षमता को नष्ट कर रही थी। जैसा कि उसने अपने सामने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए उग्र मुक्कों की शैडोज, छाया को देखा, उसने पहले कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। उसने छोटा, कमजोर और असहाय महसूस किया। ऐसा था जैसे यूनिवर्स और उसके अंदर की हर चीज ने उसे छोड़ दिया था। इसने उसे शारीरिक रूप से होने वाले नुकसान से कहीं अधिक भयभीत कर दिया। तो क्या, भले ही पूरी यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में हो, अगर तुम मुस्कुरा नहीं सकती तो ये अर्थहीन है। अगर खुशी नहीं है तो यूनिवर्स का मालिक होना व्यर्थ है। केवल तुम्हारी मुस्कान एटर्नल, शाश्वत। वीर की आवाज उसके कान के पास आई और फिर उसका आखिरी मुक्का आया। ये उसके पेट में लगा। ये एक बुरा मुक्का था और इंपैक्ट की शक्ति के तहत उसका पूरा शरीर ऊपर उठा। पैंग! एक्सक्विजिट हवा में थी। उसने जो काला इक्विपमेंट जीन आर्मोर पहना था, वो नाजुक कांच की तरह टूट गया। हवा में नाचते हुए शाद्स, टुकड़ों का एक संग्रह बन गया। उसकी काली और सफेद एयर धुएं में बदल गई। एक्सक्विजिट का शरीर आर्मों के टूटे हुए टुकड़ों के बीच लुढ़क गया। उसके मुंह से खून बारिश की तरह निकला, अरीना को भिगो दिया। उसकी वेरी हाई आई की लाइट बुझ गई थी। उसकी साधारण आंखें बंद थी, लेकिन अब वे फिर से खुली थी और वे काली थी। उन आंखों में मजबूत विल, इच्छा शक्ति नहीं थी। वे पहले की तरह भावहीन और ठंडी नहीं लग रही थी। वे असहाय लग रही थी। वे अकेली लग रही थी। वे भ्रमित लग रही थी। उनके अंदर विभिन्न भावनाओं का एक पूरा समूह घूम रहा था। वॉला! आर्मों के टूटे हुए टुकड़े अरीना के फर्श पर उछले और एक्सक्विजिट का शरीर वीर की बाहों में गिर गया। उम्मीद है अगली बार जब मैं तुम्हें देखूं तो मैं वो मुस्कान देख सकूं। वीर का चेहरा एक्सक्विजिट के ऊपर ब्लरी, धुंधला था। जब उसने सुना कि उसने क्या कहा तो वह बेहोश हो गई। स्काई पैलेस में शांति छा गई। एक वेरी हाई हफ्डीफाइड, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इनविंसिबल, अजय होना चाहिए था जो पूरी तरह से डीफाइड नहीं था, उसे पीटा गया था।
वीर ने अपने मुक्कों का उपयोग करके उसके सेल्फ जीन आर्मोर को नष्ट कर दिया था। स्काई के लिए अपने दिमाग को इसके चारों ओर लपेटना मुश्किल था। वीर ने गंभीर रूप से घायल एक्सक्विजिट को उठाया और उसे अरीना से बाहर ले गया। स्काई पैलेस स्टूडेंट्स जो देख रहे थे, आखिरकार अपने डेज स्तब्धता से जाग गए। उसी लेवल के दूसरे के खिलाफ मैं राजा हूं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि भाई वीर वास्तव में ऐसा कर सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है? उसने पहले ही ऐसा कर लिया है। वेरी हाई ने खुद को यूनिवर्स में सबसे मजबूत होने का दावा किया और एक हफ्डीफाइड को वीर द्वारा अभी अभी नष्ट कर दिया गया है, जो सिर्फ एक 9th टियर किंग है। यह सोचना डरावना है। इस तरह के फिटनेस लेवल के साथ वह ड्रैगन्स में सबसे मजबूत से भी ज्यादा डरावना है। तुम वीर से अधिक फिटनेस लेवल वाले किसी को नहीं ढूंढ पाओगे। मत भूलो, ये गॉडफादर है। वह दूसरों को ब्लेस कर सकता है और उन्हें डिफाइड बना सकता है। उसे खुद को भी ब्लेस करने में सक्षम होना चाहिए। पूरे स्काई पैलेस में हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। सबसे अधिक दोहराया जाने वाला वाक्यांश था, उसी लेवल के दूसरे के खिलाफ मैं राजा हूं। बहुत लंबे समय बाद भी स्काई पैलेस स्टूडेंट्स ने इस घटना पर उत्साहपूर्वक चर्चा की। हालांकि स्काई पैलेस के नेताओं ने छात्रों को बाहर इस खबर को लीक न करने की सख्त चेतावनी जारी की। स्काई पैलेस में स्टील की दीवारें नहीं थी। कहानी को दबाने के उनके प्रयासों के बावजूद वीर की जीत की खबर लीक हो गई। लेकिन एलीट्स, कुलीनों में से अधिकांश जिन्होंने इस लड़ाई के बारे में सुना, उन्हें परवाह नहीं थी। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक क्रिस्टलाइजर किंग एक हफ्डीफाइड वेरी हाई से लड़ने और विजयी होने में कामयाब हो सकता है। अधिकांश नोबल्स, रईसों, जिन्होंने इसके बारे में सुना, उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। केवल स्काई पैलेस स्टूडेंट्स जिन्होंने लड़ाई देखी थी, वे समझते थे कि वीर की फिटनेस कितनी डरावनी थी। एक बुद्धा डिफाइड ने इस घटना के बारे में सुना और उसकी प्रतिक्रिया यूनिवर्स भर में प्रसिद्ध हो गई। तुम भी सबसे अच्छे हो, वीर। उस डिफाइड बुद्धा ने वीर का मजाक उड़ाने के लिए यह कहा। उसने सोचा कि लोग आउटलैंडिश, अजीब कहानियां बना रहे थे जो विश्वास करने के लिए बहुत रिडिक्युलस, हास्यास्पद थी। और फिर लंबे समय तक तुम भी सबसे अच्छे हो, वीर, एक क्वेप, मजाक बन गया जिसका उपयोग किसी भी हास्यास्पद रूप से बोस्टफुल, शेखी बघारने वाले व्यक्ति के खिलाफ किया जाता था। यह वाक्यांश वास्तव में पकड़ा गया और इसका उपयोग हर जगह किया गया। लोग बेशर्मी से वीर का मजाक उड़ाते थे और कई लोगों को यह भी नहीं पता था कि यह वाक्यांश बुद्धा से आया था। क्या डरावना फिटनेस लेवल है! उसने ऐसा कैसे किया? एक क्रिस्टलाइजर में इतनी रॉ पावर, कच्ची शक्ति वाला शरीर कैसे हो सकता है? महिला ने सदमे में कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लड़ाई इस तरह से होगी। यह उस जीन आर्ट से संबंधित होना चाहिए जिसका उसने अभ्यास किया है। उसका जीन आर्ट कुछ ऐसा था जिसे यीशा ने मुझे देखने के लिए कहा था। वह चाहती थी कि मैं इसे संशोधित करने में उसकी मदद करूं। हालांकि उस जीन आर्ट को सीखना लगभग असंभव है। जब मैंने इसे देखा तो मैंने नहीं सोचा कि कोई भी क्रीचर इसका अभ्यास कर सकता है। यहां तक कि डिफाइड फाइटर्स के पास भी इसके लिए पर्याप्त मजबूत शरीर नहीं होगा। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह एक मजाक था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वीर ने वास्तव में इसे सीख लिया है और इसका मतलब यह हो सकता है कि वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। यह काफी आश्चर्यजनक है। रुकने के बाद स्काई पैलेस लीडर ने सिर हिलाया। यह शर्म की बात है कि वीर यह भी नहीं जानता कि उसने इसे कैसे सीखा। अन्यथा अगर वह इस जीन आर्ट के रहस्यों को साझा करने में सक्षम होता तो एक मजबूत रेस बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता। क्या जीन आर्ट को संशोधित करने का कोई तरीका नहीं है? महिला का दिल उछल गया जैसे ही उसने पूछा। मैंने पहले इस पर शोध किया। इसे संशोधित करना असंभव है। इसके अलावा जीन आर्ट वीर का है
उसकी अनुमति के बिना हम इसे स्वतंत्र रूप से वितरित नहीं कर सकते हैं। ये एक वादा है जो मैंने यीशा से किया था। स्काई पैलेस लीडर ने कहा। ये एक शर्म की बात है, महिला ने कहा। उसकी आवाज पछतावे से भरी थी। चलो, हमें उस बच्चे के बट को किस करने की जरूरत है, और हमें एक्सक्विजिट को कंफर्ट, सांत्वना देने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमने अभी अभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया है, स्काई पैलेस लीडर ने कहा। महिला के जाने के बाद स्काई पैलेस लीडर ने एक कागज और कलम उठाई। उन्होंने वीर लिखा और फिर इसे थोड़ी देर देखने के बाद उन्होंने नाम के बगल में 2 सर्कल्स, वृत्त खींचे। फिर उन्होंने उनके बगल में एक क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने नाम को देखा और फिर थोड़ी देर लिखा। स्काई पैलेस लीडर ने खुद से बात की जैसा कि उन्होंने किया, कह रहे थे, शायद वो वास्तव में एक उपयुक्त कैंडिडेट है। बाहरी दुनिया ने जो भी कहा, उस लड़ाई के बाद स्काई पैलेस में वीर की स्थिति और भी ऊंची ऊंचाइयों तक बढ़ गई। हालांकि उसकी वेन्स, नसों में स्काई का खून नहीं था, उन्होंने अनिवार्य रूप से उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो उनमें से एक हो। हर बार जब वीर जीन आर्ट सिखाने जाता था तो उसका लेक्चर हॉल खचाखच भरा रहता था। कई प्योरब्लड स्काई स्टूडेंट्स आते थे और उसे जीन आर्ट सिखाते हुए सुनते थे। कई किंग्स और यहां तक कि हफ्डी फाइट्स भी उसके किसी भी लेक्चर को सुनने आते थे। एक्सक्विजिट का सेल्फ जीन आर्मोर टूट गया था और उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। वीर ने सोचा कि वह मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन 1000 फेदर क्रेन ने उसे बताया कि एक्सक्विजिट उसके पीछे आने की योजना नहीं बना रही थी। उसने वेरी हाई को यह नहीं बताया था कि क्या हुआ था। यूनिवर्स का मालिक होना व्यर्थ है अगर खुशी नहीं है। केवल तुम्हारी मुस्कान एटर्नल है। उम्मीद है अगली बार जब मैं तुम्हें देखूं तो मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखूंगा। एक्सक्विजिट एक खिड़की के सामने बैठी थी। उसने बादलों को देखा, विचारों में स्थिर थी। वो लगातार सोच रही थी कि वीर ने उससे क्या कहा था। 1 साल तक ठीक होने में बिताने के बाद वीर अब लगभग उतना ही स्वस्थ था जितना वह मडूसा शील्ड द्वारा सूख जाने से पहले था। लेकिन उसके जीवन को आसान बनाने के बजाय उसकी चोटों से उबरने से वास्तव में उसके लिए नई कठिनाई आई। पहले जब उसका शरीर क्षतिग्रस्त होने के लिए जाना जाता था तो किसी ने उससे कोई मांग नहीं की थी। अब जब वो फिर से ठीक हो गया था तो सभी तरह के लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करने या अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए कहने के लिए वीर के साथ अपने संबंध का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। इनमें से कुछ लोगों को वीर के लिए मना करना आसान था, जबकि अन्य अधिक मुश्किल थे, जैसे मॉर्निंग स्टार और सिक्स्थ एल्डर जो रिबेट की देखभाल करते थे। अन्य भी थे जिनका वीर से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन वे डीफाइड्स और स्काई पैलेस के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे। अगर वीर उन सभी को मना कर देता तो वह स्काई पैलेस में सभी को नाराज कर देता, लेकिन अगर वह उनके अनुरोधों को स्वीकार कर लेता तो उसे लगातार तंग किया जाता और उसे कभी आराम नहीं मिलता। भाई वीर, कैसा चल रहा है? वीर 7th टावर से बाहर आ रहा था जब उसे और परेशानी मिली। उसने आवाज सुनकर सिर उठाया जो उसे बुला रही थी। वह अरेस्ट्रोनोवक था। वह एक किंग क्लास जेनोजेनिक माउंट की सवारी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति खुद के लिए ठीक कर रहा था। मैं ठीक कर रहा हूं। तुम ब्लेसिंग का अनुरोध करने के लिए मेरे पास नहीं आए हो, है ना? एरिस्ट्रोनोवक के पास हमेशा वीर से मिलने का एक उद्देश्य होता था। दिल से एरिस्ट्रोनोवक एक बुरा बिजनेसमैन, व्यापारी था। उससे मिलना कभी कोइंसिडेंस, संयोग नहीं होता था। जब एरिस्ट्रोनोवक ने वीर को यह कहते सुना तो वह हंसा। तुम हाल ही में तुम्हें तंग करने वाले लोगों से वास्तव में अनॉयड, परेशान होगे, लेकिन तुम्हें इसे अब और ज्यादा नहीं सहना पड़ेगा। वास्तव में मेरे पास एक प्रस्ताव है जो तुम्हारे जीवन में कुछ शांति वापस ला सकता है। ओह, और वह क्या होगा? वीर ने भ्रम के साथ एरिस्ट्रोनोवक को देखा।
उसे विश्वास नहीं हुआ कि एरिस्ट्रोनोवक सिर्फ वीर की समस्या को हल करने के लिए इतनी दूर आया होगा। वो व्यक्ति इतना अच्छा नहीं था। एरिस्ट्रोनोवक गंभीर लग रहा था जब उसने कहा, स्काई पैलेस के लोग निजी तौर पर तुम्हारे पास आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए तुम्हारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेने का कोई ऑफिशियल वे, आधिकारिक तरीका नहीं है। अगर तुम एक ऑफिशियल चैनल बनाते हो, शायद एक ऑक्शन, नीलामी स्थापित करते हो जहां लोग एक या दो ब्लेसिंग के लिए बिड, बोली लगा सकते हैं, तो वे निजी तौर पर तुमसे मिलना बंद कर देंगे। तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और साथ ही अपने जीवन से कुछ तनाव हटा सकते हो। जब वीर ने यह सुझाव सुना तो वह जानता था कि एरिस्ट्रोनोवक कुछ करने की फिराक में था। यह विचार मूर्खतापूर्ण था। वीर की समस्या को ठीक करने के बजाय यह उसके लिए और अधिक पेन इन द एसेस, परेशानी होगा। एक ऑक्शन रखने से वो बहुत पैसा कमा सकेगा, लेकिन ये स्काई पैलेस के अथॉरिटी फिगर्स, अधिकारियों को वीर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने से नहीं रोकेगा। अगर वो ऑक्शन के बाहर ब्लेसिंग्स देने से मना कर देता है तो लोग बस यही सोचेंगे कि वीर एक लालची व्यक्ति था। अगर वह स्काई पैलेस के नेतृत्व की सीधे मदद किए बिना अपनी ब्लेसिंग्स बेचता है तो लोग उससे नफरत कर सकते हैं। इसने वीर को बताया कि ऑक्शन का विचार शायद काम नहीं करेगा। हालांकि अगर उसने इस मेथड, तरीके को थोड़ा बदल दिया तो वह स्काई पैलेस लीडर को यह निर्धारित करने की अनुमति दे सकता है कि उसकी ब्लेसिंग टैलेंट का उपयोग कैसे किया जाए। नेता यह निर्धारित करेगा कि ब्लेसिंग्स किसे प्राप्त होंगी, जो वीर से दबाव हटाएगा। अगर स्काई पैलेस डिफाइड्स एक स्लॉट चाहते थे तो वे वीर के बजाय स्काई पैलेस लीडर को तंग करेंगे। बेशक वीर अपनी सारी शक्ति दूसरों को ब्लेसिंग देने पर खर्च नहीं कर सकता था। उसे यह झूठ बोलना जारी रखना होगा कि ब्लेसिंग्स देने से उसकी लाइफ स्पैन, उम्र और ताकत प्रभावित होती है। वह कह सकता है कि एक ब्लेसिंग के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को दूर होने में 2 या 3 साल लगते हैं। इस तरह उसे केवल दुर्लभ अवसरों पर ब्लेस करना होगा। वीर यह भी दावा कर सकता था कि स्काई पैलेस लीडर पूरी तरह से नियंत्रित करता है कि ब्लेसिंग्स कैसे वितरित किए गए थे। अगर कोई निजी तौर पर वीर के पास आता है तो वह कह सकता था कि स्काई पैलेस लीडर ने उसे ऑफिशियल चैनल के बाहर ब्लेसिंग्स देने से मना किया था। अगर वीर स्काई पैलेस लीडर को ऐसा मूल्यवान अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है तो कोई रास्ता नहीं था कि वह व्यक्ति मना कर सके। अगर उसने इस मौके को जाने दिया तो यह उसके लोगों के लिए एक अपकार होगा। यह सोचते हुए वीर एक प्लान, योजना के साथ आया और उसकी उदासी दूर हो गई। मैं एक ऑक्शन नहीं रखना चाहता। एक ब्लेसिंग देने से मेरे शरीर को गंभीर रूप से नुकसान होता है। मुझे दूसरों को ब्लेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि यह बिल्कुल नेसेसरी न हो। अतिरिक्त रिसोर्सेज, संसाधन कमाना एक अच्छा कारण नहीं है, वीर ने एरिस्ट्रोनोवक से कहा। यह एक रोने वाली शर्म की बात है। एरिस्ट्रोनोवक ने दिल टूटने से बुदबुदाया। ब्रदर एरिस्ट्रोनोवक, क्या तुम मुझे सिर्फ ये बताने आए थे? वीर ने भौहें चढ़ाते हुए एरिस्ट्रोनोवक से पूछा। वास्तव में नहीं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि किसी ने मुझे तुमसे ट्रेड करने के लिए कहा था। एरिस्ट्रोनोवक ने जल्दी से कहा, यह कुछ ऐसा नहीं होगा जिसका ब्लेसिंग से लेना देना हो, है ना? वीर ने पूछा, अचानक अलर्ट होते हुए। एरिस्ट्रोनोवक हंसा और कहा, बेशक नहीं। मेरा एक हफ्दीफाइड रिलेटिव तुमसे उसके साथ एक जेनोजेनिक को मारने के लिए पूछना चाहता है। हालांकि उसके पास तुमसे फेस टू फेस बात करने का कोई मौका नहीं मिला है, इसलिए उसने मुझे उसके बदले में अनुरोध करने के लिए कहा। एक जेनोजेनिक को मारना? वो मुझसे क्यों पूछेगा? यहां कई एलिट्स हैं। अगर उसे किसी की जरूरत थी तो वह मेरे पास क्यों आएगा? वीर को आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि स्काई पैलेस का कोई हफ्दीफाइड सिर्फ एक जेनोजेनिक को मारने के लिए उसकी मदद चाहता था। मेरा रिलेटिव थोड़ा खास है। वह डीफाइड से मदद नहीं मांग सकता और वह एक डीफाइड जेनोजेनिक का शिकार करना चाहता है।
उसने सुना कि तुम और लोन बैम्बू एक जेनोजेनिक को नीचे लाने में कामयाब रहे और इसलिए वह चाहता था कि तुम उसकी मदद करो। नेगोशिएशन, मोल भाव के लिए बहुत जगह है। मेरा रिलेटिव बहुत अमीर है, अरेस्ट्रोनोवक ने समझाया। इस हफ्डीफाइड व्यक्ति को वायुकून कहा जाता था। वह स्काई पैलेस में अधिक अनुभवी हफ्डीफाइड्स में से एक था। वह स्काई पैलेस लीडर की उसी जेनरेशन से था और काफी टैलेंटेड, प्रतिभाशाली होने के लिए जाना जाता था। उसे बहुत पहले डीफाइड बनने का मौका मिला था, लेकिन उसके परिवार में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। वह अभी भी डीफाइड नहीं था। इतना महत्वपूर्ण क्या था कि उसने अपने असेंशन को पीछे पर रख दिया? वीर ने पूछा। वीर सिर्फ क्यूरियोसिटी से यह नहीं पूछ रहा था। उसे चिंता थी कि यह उसे स्काई पैलेस के भीतर किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में घसीट सकता है। वीर ऐसी चीजों में खुद को शामिल करने से बचने के लिए बहुत सावधान था। अरेस्ट्रोनोवक वीर को समझा। वो मुस्कुराया और समझाया, चिंता मत करो भाई वीर। स्काई पैलेस में किसी को अंकल वायुकून से कोई ग्रज, द्वेष नहीं है। वह इसलिए डीफाइड नहीं बना है क्योंकि उसके बेटे के साथ कुछ हुआ था। उसका बेटा गलत लोगों के साथ शामिल हो गया और गलती से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, वर्गीकृत जानकारी लीक कर दी और स्काई पैलेस की कुछ प्लान्स, योजनाओं को खराब कर दिया। हालांकि इसका अंकल वायुकून से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने बेटे के लिए 30 इयर्स तक जेल गया। उसे कुछ साल पहले रिहा किया गया था। अगर अंकल वायुकून पूछता तो हमारा एक डीफाइड उसकी मदद करता। स्काई पैलेस के नियमों के अनुसार उसे मदद का अनुरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वायुकून को बहुत शर्मिंदगी है कि उसके बेटे ने स्काई पैलेस के लोगों के साथ क्या किया। इसलिए वो डीफाइड्स में से किसी से मदद नहीं मांगना चाहता। इसीलिए वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह तुम्हें भुगतान नहीं कर पाएगा। वह बूढ़ा है और उसके पास बहुत पैसा है। मुझे इस पर थोड़ी देर विचार करने दो, वीर ने जवाब दिया, ध्यान से सहमत नहीं होते हुए। वायुकून की स्थिति जटिल थी, इसलिए वीर आदमी के साथ काम करने के संभावित परिणामों पर विचार करना चाहता था। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मुझे एक जवाब दो। अंकल वायुकून इंतजार कर रहा है और मैं उसे एक जवाब देना चाहता हूं, अरेस्ट्रोनोवक ने कहा। वीर सहमत हो गया। अरेस्ट्रोनोवक को गुड बाय कहने के बाद उसने अपना छोटा आइलैंड छोड़ दिया और प्राइमरी आइलैंड की ओर चला गया जहां स्काई पैलेस लीडर रहता था। तुम लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूं। तुम काफी चतुर हो, स्काई पैलेस लीडर ने वीर से मुस्कुराते हुए कहा। वीर ने अपना असली उद्देश्य नहीं बताया था, लेकिन स्काई पैलेस लीडर ने तुरंत पहचान लिया कि वह क्या कर रहा था। स्काई पैलेस लीडर बहुत बुद्धिमान है। मैं स्काई पैलेस के लिए वो सब कुछ करना चाहता हूं जो मैं कर सकता हूं, लेकिन दुख की बात है कि मेरा शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। मैं हर दिन किसी छात्र को आशीर्वाद नहीं दे सकता। वीर ने पूरी ईमानदारी का ढोंग किया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह स्काई पैलेस लीडर की सेवा करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। ठीक है, मैं बुरा आदमी बनूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, स्काई पैलेस लीडर ने वीर से मुस्कुराते हुए कहा। धूर्त लोमड़ी, वीर ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने उम्मीद की थी कि अगर वह आशीर्वाद देने के लिए सहमत होता है तो उसे बदले में कुछ मूल्यवान मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी अतिरिक्त अर्जित नहीं करेगा और उसे नेता की ओर से एक अतिरिक्त कार्य करना होगा। आप मुझसे कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं, स्काई पैलेस लीडर, भले ही इसका मतलब हो कि मैं नष्ट हो जाऊं और मर जाऊं। मैं ऐसे कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मैं बदले में कभी कुछ नहीं मांगूंगा। वीर ने सिर झुकाया और सम्मान में झुका। क्या ऐसा है? तुम वास्तव में स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करोगे? अगर वीर ने आखिरी कुछ शब्द नहीं कहे होते तो स्काई पैलेस लीडर ने शायद उस पर विश्वास कर लिया होता। हालांकि
वीर ने जो कहा उससे स्पष्ट था कि वो कुछ अच्छा माल खोज रहा था। अगर तुम ये करने को तैयार हो तो मैं उन सभी लोगों से निपटूंगा जो तुम्हारा आशीर्वाद लेने आते हैं। तुम तय कर सकते हो कि तुम उन्हें कब आशीर्वाद देना चाहते हो, या अगर तुम बिल्कुल देना चाहते हो। लेकिन अगर तुम ये अच्छी तरह से कर सकते हो तो मैं तुम्हें फिर भी पुरस्कृत करूंगा। स्काई पैलेस लीडर ने उदासीनता से कहा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? वीर चिंतित होने लगा था क्योंकि स्काई पैलेस लीडर बोल रहे थे। अगर स्काई पैलेस लीडर इस तरह की शर्तें स्थापित कर रहे थे तो वह जो भी कार्य वीर को देना चाहते थे वो जटिल होना चाहिए। वेरी हाई जाओ, स्काई पैलेस लीडर ने सरलता से कहा। क्यों? वीर हैरान था। उसने भ्रम के साथ स्काई पैलेस लीडर को देखा। उसे याद आया कि स्काई पैलेस लीडर ने कहा था कि वह नहीं चाहते कि वीर वेरी हाई जाए। स्काई पैलेस लीडर मुस्कुराया और कहा, हमें उनके बीच एक जासूस की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम भी इस कार्य के लिए उपयुक्त हो। वीर को लगभग लगा कि उसके कान खराब हो गए हैं। वेरी हाई जासूस के रूप में जाना? वीर किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकता था जो एक बड़ा खतरा पैदा करता हो। वेरी हाई एक व्यक्ति के दिमाग में झांक सकता था। अगर वो उनके रहस्यों को चुराने की कोशिश कर रहा था तो उन्हें यह पता लगाने में केवल एक पल लगेगा। वेरी हाई के बीच जासूसी करना आत्महत्या होगी। अगर स्काई पैलेस लीडर के अलावा किसी और ने यह सुझाव दिया होता तो वीर ने मान लिया होता कि वे बस एक मूर्ख थे। यह विचार या तो शुद्ध मूर्खता या खुद को मारने का एक विस्तृत तरीका लग रहा था। स्काई पैलेस लीडर जानता था कि वीर क्या सोच रहा था और इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हें जाने देता हूं तो मेरे पास तुम्हारे दिमाग की सुरक्षा के लिए एक तरीका है जो उन्हें उसमें झांकने से रोकेगा। तुम मेरे लिए मृत होने पर कोई काम के नहीं हो, लेकिन आप मुझे वेरी हाई जाकर जासूसी करने के लिए क्यों कहेंगे? वीर ने ध्यान से पूछा। अगर वो इस पर विचार भी करने जा रहा था तो उसे और जानना होगा। उसे विवरण की आवश्यकता थी क्योंकि गुप्त उद्देश्यों के लिए वेरी हाई जाना खेलने के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल था। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तुम्हें वेरी हाई के भीतर किसी को खोजने की आवश्यकता है। अगर तुम्हें इस व्यक्ति की खबर मिलती है तो तुम्हें इसे मुझे वापस पहुंचाने की आवश्यकता है। तुम्हें उससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं करना है। स्काई पैलेस लीडर ने कहा, मैं लोगों को खोजने में बहुत अच्छा नहीं हूं और मैं मेलजोल में बहुत कुशल नहीं हूं। मुझे डर है कि मैं आपके कार्य में विफल हो सकता हूं। वीर जाना नहीं चाहता था, इसलिए यह प्रस्ताव को अस्वीकार करने का उसका तरीका था। स्काई पैलेस लीडर ने वीर को देखा और ठंडे ढंग से कहा, जब तुम यह मिशन पूरा कर लोगे तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए प्लेस कॉन्स्टलेशन सी देने की योजना बनाई थी। हालांकि ऐसा लगता है कि तुम दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। तो कोई बात नहीं, ये ठीक है। नेता, आप जिस कॉन्स्टलेशन सी का उल्लेख कर रहे हैं, क्या यह शाइनिंग स्टार सिस्टम के बाहर का जेनोजेनिक स्पेस है? वीर की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने स्काई पैलेस लीडर से पूछा। कॉन्स्टलेशन सी एक जेनोजेनिक स्पेस था जिसे कुछ समय पहले खोजा गया था। यह ब्रह्मांड के एक ऐसे हिस्से में था जो स्काई पैलेस का था। यह व्यावहारिक रूप से स्काई पैलेस के पीछे था, इसलिए इसमें प्रवेश करने का एकमात्र तरीका स्काई पैलेस के माध्यम से था। कॉन्स्टलेशन सी शाइनिंग स्टार सिस्टम और एक अविकसित बंजर प्रणाली से जुड़ा हुआ था। यह एक बहुत ही अनोखी जगह थी और अगर कोई इसे विकसित करता है तो इसने महान वादा दिखाया। इसके अलावा कॉन्स्टलेशन सी संसाधनों और कच्चे माल में बहुत समृद्ध था। स्काई पैलेस के भीतर कई एल्डर्स कॉन्स्टलेशन सी पर नियंत्रण रखना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए लड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि लड़ाई बहुत हिंसक हो गई थी, स्काई पैलेस लीडर ने कॉन्स्टलेशन सी को सील अप बंद करने का फैसला किया और इसे किसी को नहीं दिया। अब स्काई पैलेस लीडर ने कहा कि वो वीर के लिए विशेष रूप से कॉन्स्टलेशन सी खोलने जा रहे थे। वो वहां एक परिवार बना सकता था।
उसे सिर्फ इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेता वीर को कॉन्स्टलेशन सी पर शासन करने देंगे। ये वीर का क्षेत्र बन जाएगा। अगर वह चाहता था तो वहां एक मानव एम्पायर, साम्राज्य बनाना भी संभव हो सकता था। अन्य गुट वीर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। जब तक वीर कॉन्स्टलेशन सी की सीमाओं को यात्रा के लिए नहीं खोलता, कोई भी अंदर भटकने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा कॉन्स्टलेशन सी में अभी भी स्काई पैलेस एक ढाल के रूप में था। यह तब तक नहीं घिरा जाएगा जब तक कि पूरा स्काई पैलेस पहले नहीं गिर जाता। अच्छी याददाश्त, यह शाइनिंग स्टार सिस्टम के पास कॉन्स्टलेशन सी है। हां, स्काई पैलेस लीडर ने जवाब दिया। वीर ने सोचा में अपनी आंखें सिकोड़ी। स्काई पैलेस लीडर उसे एक ल्यूडिक्रोसली वैल्यूएबल रिवॉर्ड, अत्यंत मूल्यवान इनाम दे रहा था। लेकिन इससे पता चला कि कार्य सरल नहीं होगा। केवल जानकारी पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा। और अगर वीर को वास्तव में अपने दिमाग की रक्षा करना सिखाया जा सकता है, तो खतरे का स्तर ऐसे इनाम की गारंटी नहीं देता था। स्काई पैलेस लीडर इतने आसान कार्य को पूरा करने के लिए उसे कुछ इतना कीमती देने को क्यों तैयार होगा? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस तरह के व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं? वीर ने संकोच के साथ पूछा। कॉन्स्टलेशन सी एक अच्छी जगह थी। वो इसे चाहता था, लेकिन अगर वो वेरी हाई के हाथों मर गया तो वह इसका मालिक होने का आनंद नहीं ले पाएगा। मैं एक वेरी हाई वुमन की तलाश कर रहा हूं। मैं उसका नाम नहीं जानता और मुझे डर है कि उसकी उपस्थिति मेरे याद किए गए से बदल गई होगी। स्काई पैलेस लीडर ने सोचते हुए कहा। कोई नाम नहीं, कोई उपस्थिति नहीं। मैं उस तरह के व्यक्ति को कैसे ढूंढ सकता हूं? वीर ये सुनकर हैरान था। चिंता मत करो, उसे ढूंढने का एक तरीका है, अन्यथा मैं तुम्हें उसे खोजने के लिए क्यों कहूंगा? स्काई पैलेस लीडर रुक गए। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, उसकी छाती पर एक बर्थमार्क, जन्म चिन्ह, जो एक लाल दिल जैसा दिखता है। तुम इसे देखने में सक्षम होगे। यह बहुत स्पष्ट है। उसकी छाती पर एक बर्थमार्क है जो एक लाल दिल जैसा दिखता है। तुम्हें लगता है कि यह काफी स्पष्ट है? रुको। छाती। वीर ने अपनी छाती पर नीचे देखा। वो अजीब लग रहा था जब उसने स्काई पैलेस लीडर से पूछा, आप कह रहे हैं कि आप एक वेरी हाई वुमन की तलाश कर रहे हैं? हां, स्काई पैलेस लीडर ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि मुझे उस बर्थमार्क के लिए विभिन्न महिलाओं की छाती की जांच करने का मौका मिलेगा? वीर को लगा कि स्काई पैलेस लीडर उसे छल रहा होगा। अगर वह सिर्फ उनकी महिलाओं की जांच करने के लिए वेरी हाई गया, तो ये एक एफ किंग डेथ विश, मौत की इच्छा होगी। अगर ये एक आसान कार्य होता तो मैं तुम्हें कॉन्स्टलेशन सी क्यों देता? स्काई पैलेस लीडर ने वीर को देखा और कहा, वैसे भी तुम्हें उन्हें खुद देखने की जरूरत नहीं है। तुम बस पूछताछ कर सकते हो। एक्सक्विजिट एक महिला है, उदाहरण के लिए। उसके इसे देखने की अधिक संभावना है, और अगर तुम उसे तुम्हें बताने के लिए प्राप्त कर सकते हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। 4 साल में वापस आओ और तुम अपने परिवार को कॉन्स्टलेशन सी ले जा सकते हो। मैं तुम्हें वो सब सपोर्ट दूंगा जो तुम मांग सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लोग दूंगा। क्या तुम एक नाव चाहते हो? मैं तुम्हें एक नाव दे सकता हूं। तुम्हें 300 ईयर्स तक टैक्सेस, कर का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। वीर बहुत द्वंद्वग्रस्त था। वो कॉन्स्टलेशन सी चाहता था। अगर मानवता को विकसित करने के लिए कभी कोई सुरक्षित जगह थी, तो वो वहीं होती। पर्याप्त संसाधनों और कल्टीवेशन के साथ वो उन्हें ब्रह्मांड में एक बड़ी शक्ति बना सकता था। इस तरह उन्हें अब ब्रह्मांड भर में बिखरे छोटे स्थानों में नहीं रहना पड़ेगा। वह उन्हें वहां इकट्ठा कर सकता था और वास्तव में उनकी संख्या बढ़ा सकता था। लेकिन इससे पहले कि यह सब हो सके, वीर को अपने स्वयं के तंत्र की आवश्यकता थी। ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित स्थान पहले से ही अधिक शक्तिशाली जातियों द्वारा विभाजित थे। भले ही वीर अच्छे रियल एस्टेट का एक टुकड़ा चाहता था,
उसे कहीं भी वो टुकड़ा नहीं मिल सकता था। यहां तक कि छोटी और कमजोर जातियों के भी स्काई पैलेस और अन्य बड़ी जातियों के साथ संबंध थे। ये केवल वही लेने का मामला नहीं था जो वह चाहता था और उससे छुट्टी पाना। एक विकसित तंत्र लेना कोई विकल्प नहीं था, और एक जंगली तंत्र बहुत खतरनाक होगा। ऐसी जगहें निम्न स्तर के जीवों और लोगों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। स्काई पैलेस उसे एक जेनोजेनिक स्पेस की पेशकश कर रहा था। वीर के लिए वह जीन ब्रह्मांड के भीतर मानवता की उपस्थिति को विकसित करने के लिए एक उत्तम स्थान होगा। मेरे प्रस्ताव पर सोचो। तुम्हें मुझे अपना जवाब देने में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जब तुम निर्णय ले लो तो मुझे बता देना, स्काई पैलेस लीडर ने कहा। वीर ने सिर हिलाया। उसे इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत थी। वो अचानक कोई निर्णय नहीं ले सकता था, खासकर इतना बड़ा निर्णय। जैसे ही वीर जाने के लिए मुड़ा, एक और मामला दिमाग में आया। पैलेस लीडर अंकल वायुकून ने मुझे उनके साथ एक डीफाइड जेनोजेनिक को मारने के लिए कहा है। क्या आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए? ब्रदर वायुकून। स्काई पैलेस लीडर एक पल के लिए शांत हो गए, फिर कहा, मुझे पता है कि उसके साथ क्या हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम्हें जाना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। ब्रदर वायुकून ने एक कठिन जीवन सहा है। अब जब उसे स्काई पैलेस लीडर की स्वीकृति मिल गई थी, वीर वायुकून से मिलने जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, और इसीलिए उसने ऐसा किया। हालांकि वह पहले देखना चाहता था कि वह आदमी किस तरह के डीफाइड को मारना चाहता था। तब वह तय कर सकता था कि क्या वह वास्तव में सहायता कर सकता है। अगर उसने सहायता करने का निर्णय लिया, तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ ट्राई करेगा। लेकिन स्वीकार करने से पहले विचार करने के लिए अभी भी कई कारक थे। स्काई पैलेस छोड़ने के बाद वीर ने अरेस्ट्रोनोवक से संपर्क किया। उसने अरेस्ट्रोनोवक को बताया कि वह क्या करने की योजना बना रहा था, और अरेस्ट्रोनोवक जल्दी से वायुकून से मिलने और प्रस्ताव पर चर्चा करने की व्यवस्था करके खुश था। क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? वेरी हाई जाना वीर के लिए लेने के लिए एक बहुत ही कठिन निर्णय था, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह दूसरों को उसके लिए निर्धारित करने की अनुमति दे सकता था। वीर ने इस विचार के फायदे और नुकसान को कई बार रखा, और उसने आखिरकार निर्णय लिया कि हां, उसे वेरी हाई जाना चाहिए। वो कॉन्स्टलेशन सी अपने लिए चाहता था। अगर उसने ये अवसर खो दिया, तो भगवान ही जानता था कि कॉन्स्टलेशन सी जितना प्रतिष्ठित एक जेनोजेनिक स्पेस प्राप्त करने के लिए उसे कितने और साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर उसने किसी अन्य जेनोजेनिक स्पेस के लिए लड़ाई लड़ी, तो वो कॉन्स्टलेशन सी जितना सुरक्षित नहीं होगा। और कुछ जेनोजेनिक स्पेसेस वास्तव में अति विकसित थे। वे वीर को उतने संसाधन प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकते थे जितने वह चाहता था। ऐसा लगता है कि मुझे वेरी हाई जाने की जरूरत है। सौभाग्य से मुझे उनकी जासूसी तकनीकों का मुकाबला करने का एक तरीका मिल गया है। अगर स्काई पैलेस लीडर का तरीका काम नहीं करता है, तो मेरे पास अपना तरीका है, और अगर वह तरीका भी काम नहीं करता है, तो मुझे मयंक मनचंदानी की तरह होना होगा और खुद को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना होगा। वीर ने अपने दांत पीसे। उसके खिलाफ विषम परिस्थितियां बहुत कठिन लग रही थी, लेकिन अगर मयंक मनचंदानी ये कर सकता था, तो उसे विश्वास था कि वह भी ऐसा कर पाएगा। लेकिन वीर ने तुरंत स्काई पैलेस लीडर को जवाब नहीं दिया। वो पहले अंकल वायुकून के साथ मामलों को सुलझाना चाहता था, ताकि उसे इस पर थोड़ा और सोचने का समय मिल सके। इतने बड़े निर्णय में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एरिस्ट्रोनोवक ने वीर और वायुकून के मिलने के लिए तुरंत एक समय स्थापित किया। जब वीर ने वायुकून को देखा, तो यह विश्वास करना मुश्किल था कि वायुकून स्काई पैलेस लीडर की उसी पीढ़ी का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वायुकून स्काई पैलेस लीडर से काफी बुजुर्ग लग रहा था। वीर नहीं जानता था कि स्काई पैलेस लीडर की उम्र क्या थी, लेकिन वह अपनी 40वीं में दिखाई दिए। उनका लुक बहुत कोमल लगा, लेकिन उनके बारे में कुछ विकृत था।
उन्हें लोगों के साथ खेलना अच्छा लगता था। लेकिन वायु कून तुलनात्मक रूप से एक बहुत ओल्ड मैन की तरह लग रहे थे। उनके बाल सफेद थे और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी अभिव्यक्ति भी पुरानी और थकी हुई लग रही थी। वो बहुत फीके दिख रहे थे। वो मुश्किल से एक जीवित प्राणी की तरह लगे। वायु कून शांत थे। उन्होंने वीर को उस डीफाइड जेनोजेनिक के बारे में बताया जिसे वो मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन वो बहुत आश्वस्त नहीं लग रहे थे कि वीर उनकी सहायता कर सकता है। उस आदमी की बात सुनने के बाद वीर शांत हो गया और फिर उसने ईमानदारी से वायु कून से कहा, अंकल वायु कून, एक व्यापार को फेयर और संतुलित होने की आवश्यकता है। मैं इस डीफाइड जेनोजेनिक से लड़ने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। अगर मैं विफल रहता हूं तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन अगर हम सफलतापूर्वक इस डीफाइड जेनोजेनिक को मार देते हैं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? वायु कून ने उस सवाल के बारे में थोड़ा सोचा। वीर की बात सुनने के बाद उन्होंने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। उन्होंने इसे वीर के सामने मेज पर रखा और शांति से कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ ट्राई करना। तुम सफल होते हो या नहीं, ये तुम्हारा है। वीर ने उस चीज को देखा जिसे वायु कून ने मेज पर रखा था। ये एक छोटी वुडन स्टैचू थी जिसे एक जानवर के आकार में उकेरा गया था। ये एक गैंडा जैसा लग रहा था। ये एक आदमी के हैंड के आकार का था और लकड़ी उम्र के साथ पीली पड़ गई थी। ये प्राचीन लग रहा था। वीर नहीं समझा कि ये क्या था। ये एक सजावटी छोटी वस्तु जैसा लग रहा था जिसे कोई अपने घर में एक शेल्फ पर रख सकता है। इसने कोई शक्ति जारी नहीं की, इसलिए ये एक शक्तिशाली जेनोजेनिक ट्रेजर भी नहीं लगा। अरेस्ट्रोनोवक किनारे पर खड़ा था और जब उसने वो आर्टिफैक्ट वुड स्पिरिट राइनो देखा तो वह चिल्लाने वाला था। क्या वो वुड स्पिरिट राइनो नहीं है? अंकल कून, क्या तुम वास्तव में इसे जाने देने को तैयार हो? वीर ने अरेस्ट्रोनोवक को देखा और अरेस्ट्रोनोवक ने आगे कहा, बहुत बहुत पहले हमारी जाति को अराजकता के तंत्रों के अंदर एक बटरफ्लाई क्लास प्लांट मिली। हमारे बहुत से लोगों ने एक साथ वर्क किया, लेकिन वे केवल 1 फुट लंबी लकड़ी का एक टुकड़ा निकालने में सक्षम थे। और फिर एक डीफाइड ने लकड़ी को वुड स्पिरिट्स में उकेरा। एक हाथी, एक गैंडा और एक घोड़े के आकार में 3 छोटी स्टैचूज बनाई गई। ये वुड स्पिरिट राइनो उनमें से एक है। रुकने के बाद अरेस्ट्रोनोवक ने आगे कहा, हालांकि वुड स्पिरिट राइनो को एक ट्रेजर में परिष्कृत नहीं किया गया था। इसे ले जाने से एक वॉरियर के शरीर को सहायता मिल सकती है। यह तुम्हारे शरीर को हेल्थ से भर सकता है और तुम्हें और अधिक जीवंत बना सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन्हें चोट लगी है। वुड स्पिरिट राइनो को ले जाने से किसी के सेल्फ बॉडी को ठीक किया जा सकता है। बेशक वुड स्पिरिट राइनो के बारे में यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस डीफाइड ने उन्हें बनाया था उसने 3 जीन आर्ट्स भी बनाए और उन्हें 3 वुड स्पिरिट्स के अंदर छोड़ दिया। अगर कोई स्टैचूज पर अधिकार प्राप्त करता है तो वे अंदर के जीन आर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। वुड स्पिरिट एलिफेंट और वुड स्पिरिट हॉर्स के जीन आर्ट्स पहले ही दूसरों द्वारा सीखे जा चुके हैं। वे क्रमशः जायंट स्पिरिट स्टैचू पंच और स्काई रिवर स्वॉलोइंग डे स्किल्स थे। वे पहले 2 जीन आर्ट्स थे। वे स्काई पैलेस में फेमस सीक्रेट जीन आर्ट्स हैं। वीर आश्चर्य में चौंक गया जब उसने इन 2 जीन आर्ट्स का नाम सुना। उसने उनके बारे में पहले सुना था। वे इस समय स्काई पैलेस में सबसे लोकप्रिय सीक्रेट जीन आर्ट्स थे। यहां तक कि कई स्काई के एयर्स जो जीन आर्ट्स का प्रैक्टिस करना चाहते थे, उन्हें सीखने की अनुमति दिए जाने के लिए बहुत ट्रबल से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा किंग क्लास से नीचे के छात्र उन्हें सीखना शुरू भी नहीं कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक स्किल प्रतिबंधित थी। इसका मतलब यह नहीं था कि यह वीर के लिए आकर्षक थी। लेकिन अरेस्ट्रोनोवक ने आगे जो कहा उसने वीर का मन पूरी तरह से बदल दिया। जब पहले 2 लोगों ने वुड स्पिरिट एलिफेंट और वुड स्पिरिट हॉर्स के जीन आर्ट्स सीखे तो उन्हें शक्तिशाली वुड स्पिरिट्स प्राप्त हुए।
इसने उनके प्रैक्टिस को तेज कर दिया। एक किंग क्लास से सीधे हफ डी5 हो गया, दूसरा हफ डी5 से डी5 हो गया। वीर अंततः अंकल वायुकून को एक डी5 जेनोजेनिक मारने में सहायता करने के बदले में आर्टिफैक्ट वुड स्पिरिट राइनो स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। वायुकून ने वुड स्पिरिट राइनो को सैकड़ों सालों तक कैरी किया था। वो कभी भी इसके अंदर के रहस्यों को समझ नहीं पाए थे, और इसके रहस्य सीखने की आशा खोने के बाद वो आखिरकार इसे वीर को डी5 जेनोजेनिक मारने में मदद करने के लिए पेमेंट के रूप में उपयोग करने को तैयार थे। अगर वायुकून को एक डी5 का जेनोजेनिक जीन मिल जाता तो वह इसका उपयोग डी5 बनने में हेल्प के लिए कर सकता था। वुड स्पिरिट राइनो को सिर्फ एक आभूषण के रूप में रखना बेकार होता। वह इसे अपने एयर को देना चाहते थे, लेकिन उनका इकलौता बेटा एक दुर्घटना में मर गया था। कोई और उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ा सका। कितना गरीब आदमी। वीर ने सोचा। वुड स्पिरिट राइनो के साथ डिस्ट्रैक्टेडली अन्य ढंग से खेलते हुए वायुकून पहले ही वीर को वुड स्पिरिट राइनो दे चुके थे। ये उनका था, चाहे वे सफल हों या नहीं। वीर का व्यक्तित्व थोड़ा अजीब था। अगर कोई उसे छलने की कोशिश कर रहा था तो वो उन्हें इससे दूर नहीं जाने देगा, चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो। लेकिन वायुकून जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो अपफ्रंट पहले से भुगतान करने को तैयार था, वीर किसी भी कीमत पर उनकी सहायता करेगा। वुड स्पिरिट राइनो बहुत ब्यूटीफुल था। ये जेड की तरह चमकता था। हालांकि ये लकड़ी का बना था, ये सोने के एक ढेले से अधिक भारी था। अजीब बात यह थी कि वीर इसे पकड़े हुए भी वुड स्पिरिट राइनो की शक्ति को समझ नहीं पा रहा था। यह एक साधारण लकड़ी की कार्विंग लगती थी। यह बटरफ्लाई क्लास वुड का एक टुकड़ा नहीं लग रहा था। वीर को नहीं लगा कि वायुकून ने उसे कोई नकली वस्तु दी है, और वह इसलिए था क्योंकि उसने इसका परीक्षण किया था। उसने छोटी स्टैचू को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मुड़ी या टूटी नहीं। यह इसकी डी5 स्थिति का सत्यापन था, लेकिन इसकी रेजिलियंस और खूबसूरती से पॉलिश की गई सरफेस के बावजूद इसमें कोई मजबूत उपस्थिति नहीं थी। क्या इसका मतलब है कि वुड स्पिरिट राइनो में कोई शक्ति नहीं है? क्या इसकी ताकत केवल इसके अंदर के रहस्यों में है? अगर मैं इसके रहस्यों को खोल सकता हूं और सीख सकता हूं, तो क्या मैं खुद उस शक्ति तक पहुंच प्राप्त कर सकता हूं? वीर ये सोचता रहा। उसने वुड राइनो स्पिरिट को घूर कर देखा। वुड स्पिरिट राइनो की कार्विंग बहुत सजीव लग रही थी, लेकिन उस पर कोई टेक्स्ट या सिंबल्स नहीं थे। दिमाग का कोई आभास नहीं बचा था। वीर ने इसे कुछ बार प्रोडेड किया और इसकी जांच के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा एरिया और पर्पल आई बटरफ्लाई का उपयोग किया। वह इसके बारे में कुछ भी मुश्किल पता नहीं लगा सका। चाहे उसने इसे कैसे भी देखा, यह किसी असाधारण तरीके से नहीं, बल्कि लकड़ी से उकेरा गया एक साधारण लघु गैंडा था। उपयोग की गई सामग्री के अलावा वह चीज के बारे में कुछ भी खास पता नहीं लगा सका। जब वीर वुड स्पिरिट राइनो की जांच कर रहा था, बारबी किसी तरह उसकी पीठ पर चढ़ने में कामयाब रही थी। उसका सिर वीर के कंधे के बगल में था और वह उसके हाथों में वुड स्पिरिट राइनो को घूर रही थी। डैडी, आप क्या पकड़े हुए हैं? इस लकड़ी की स्टैचू में एक रहस्य है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्या है, वीर ने कहा। बारबी को देखने दो। बारबी वीर की छाती पर कूद गई और उसके हाथों से वुड स्पिरिट राइनो चुरा लिया। उसका छोटा हाथ वुड स्पिरिट राइनो को हिलाने लगा। फिर अचानक वीर ने लकड़ी की वस्तु की आंखों में चांदनी जैसी एक पीली चमक देखी। लाइट दीवार पर प्रोजेक्ट हुई, कुछ टेक्स्ट प्रकट कर रही थी। बारबी, तुमने ये कैसे किया? वीर ने प्रसन्नता भरे आश्चर्य में पूछा। वो हर समय उसे देख रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने वुड स्पिरिट राइनो की आंखों से आने वाली लाइट को कैसे समन करने में मैनेज किया था। बारबी ने केवल 1 या 2 सेकंड के लिए वुड स्पिरिट राइनो को छुआ था, और वीर ने उस समय उसके हाथों की स्थिति देखी थी। उसने उस मूव को दोहराने की कोशिश की जो उसने किया था, लेकिन वह स्टैचू को लाइट अप करने में असमर्थ था।
ये इतना आसान है, बस इसके सिर पर थपथपाओ। बार्बी ने कहा जैसे उसने वुड स्पिरिट राइनो के सिर पर थपथपाया। इसके साथ उसकी आंखों में लाइट अचानक गायब हो गई। मुझे कोशिश करने दो। वीर ने अपना हैंड बाहर निकाला और गैंडे के सिर पर थपथपाया। कुछ नहीं हुआ। बार्बी ने अपना हैंड बाहर निकाला और सिर दबाया, जिससे स्टैचू की आंखों से और लाइट निकली। वीर की वही परिणाम प्राप्त करने में असमर्थता ने उसे निराश कर दिया। हालांकि वो ये पता लगाने की बौद्धन नहीं कर सका कि बार्बी जहां वो विफल रहा, वहां सफल क्यों हो पाई। इसके बजाय उसने वुड स्पिरिट राइनो द्वारा प्रदर्शित टेक्स्ट को रिकॉर्ड करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये एक स्किल थी जिसे हार्ट कनेक्शन कहा जाता था। वीर ने जीन आर्ट को अपनी मेमोरी में अंकित कर लिया, लेकिन उसे अरेस्ट्रोनोवाक द्वारा बताई गई शक्ति नहीं मिली। क्या इसका मतलब है कि मैं वुड स्पिरिट राइनो से शक्ति तभी प्राप्त कर सकता हूं जब मैं जीन आर्ट सीख लूं? वीर ने अनुमान लगाया। फिर उसने हार्ट कनेक्शन जीन आर्ट पर रिसर्च करने की कोशिश की। चूंकि नाम बल्कि रोमांटिक लगा, वीर को उम्मीद थी कि जीन आर्ट प्रकृति में स्पिरिचुअल होगी। शायद इसमें इंटरपर्सनल प्रॉपर्टीज होंगी। वीर ने जल्द ही पता लगाया कि वो गलत था। जीन आर्ट बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था। यह वास्तव में बल्कि वायलेंट था। यह एक जीन आर्ट थी जो शक्ति एकत्र करती थी, फिर उसे एक अचानक बर्स्ट में छोड़ती थी। यह एक गैंडे के रैमिंग अटैक की तरह था। एक चार्जिंग गैंडे की तरह गति प्राप्त करने वाली शक्ति एकत्र की जाती थी, फिर गैंडे के हॉर्न में केंद्रित की जाती थी। लेकिन साइड इफेक्ट्स विनाशकारी हो सकते थे। एक बार अटैक जारी होने के बाद तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी शक्ति सूख जाएगी और इसे अब उपयोग नहीं किया जा सकता था। यह एक बहुत खतरनाक जीन आर्ट है, वीर ने प्रशंसा की। हालांकि जीन आर्ट ब्रेक 6 स्काइज जितना विनाशकारी नहीं था। इसमें स्टील नीडल की प्रिसिशन थी। यह किसी भी चीज में छेद कर सकता था। यह एक बहुत शक्तिशाली जीन आर्ट था, लेकिन यह बहुत अद्वितीय भी था। ब्रेक 6 स्काइज को दूरी पर उपयोग किया जाना था जब तक कि कैस्टर खुद को उड़ाना नहीं चाहता था। लेकिन हार्ट कनेक्शन की कोई रेंज रिक्वायरमेंट, दूरी की आवश्यकता नहीं थी। यह जीन आर्ट एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अगर मैं मौत का सामना कर रहा हूं, तो मैं इसे खुद को बचाने के लिए एक अंतिम अटैक के रूप में उपयोग कर सकता हूं। वीर ने रिसर्च करने के बाद इसका प्रैक्टिस करने की कोशिश की। मूल बातें सीखना मुश्किल नहीं था, लेकिन आर्ट में कुशल बनने में कुछ समय लगेगा। वीर ने बार्बी को कई स्नैक्स दिए, लेकिन वो उतनी खुश नहीं थी जितनी पहले थी। उसने स्नैक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने वीर को देखा और कहा, डैड, मैं वेरी हाई जाना चाहती हूं। वहां बहुत खतरनाक है। बच्चे उनसे मिलने नहीं जा सकते। तुम रुक सकती हो और अपनी आंटीज के साथ खेल सकती हो। तुम्हें नाइटमेयर बीस्ट पसंद है ना? तुम उसके साथ खेलने जा सकती हो। वीर बार्बी को अपने साथ वेरी हाई नहीं ले जा सकता था। अगर उसकी गुप्त गतिविधियां उजागर हो गई, तो उसके लिए भागना मुश्किल होगा, और वह नहीं चाहेगा कि बार्बी उसमें शामिल हो। डैड, अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे, तो मैं जाकर मां को ढूंढूंगी। बार्बी ने एक पलक झपकाते हुए कहा, हां, तुम मां के साथ समय बिता सकती हो। ये अच्छा है। और फिर कुछ दिनों के लिए किंडरगार्टन जाओ। क्या तुम्हें वह किंडरगार्टन टीचर पसंद नहीं थी? उसका नाम क्या था? ओह, हां, वो लू जाइमी थी। वीर ने सिर हिलाया। बार्बी मुस्कुराई और कहा, मैं स्कूल नहीं जा रही हूं। मैं मां से चुगली करने जा रही हूं। किस बारे में चुगली? वीर ने बार्बी को रुचि से देखा। उसे नहीं लगा कि उसके पास छिपाने के लिए कोई गंदे रहस्य है। बार्बी ने अपना हैंड उठाया और अपनी फिंगर्स का उपयोग गिनने के लिए किया। सिस्टर सुई, सिस्टर यीशा और वह सिस्टर एक्सक्विजिट। बार्बी को जल्दी ही एहसास हुआ कि उसके पास एक हैंड पर पर्याप्त फिंगर्स नहीं होंगी। वह जारी रखने वाली थी जब वीर ने उसे रोका और कहा,
मेरे और उन विमेन में से किसी के बीच कुछ नहीं है। तुम मुझे उससे धमकी नहीं दे सकती। पूरे ब्रह्मांड का आउनिंग मालिक होना बेकार है और केवल तुम्हारी मुस्कान एटर्नल है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देख पाऊंगा। बार्बी ने वीर के भाषण और टोन की नकल की। जब उसने ये कहा तो वह इनोसेंट, निर्दोष लग रही थी। जानते हो, मुझे बहुत कुछ याद है। मुझे लगता है कि मैं मां को इस सब के बारे में बताऊंगी। वो बहुत प्रभावित और खुश होगी। उसके बाद बार्बी ने अपनी छोटी किताब बाहर निकाली। उसने इसे खोला और वीर ने देखा कि वो बच्चों की स्क्रिबलिंग, लिखावट से भरी हुई थी। यह बार्बी की लिखावट थी और वे सभी चीजें थी जो वीर ने कही थी। वीर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वे शब्द जब बोले गए थे तब अनुचित नहीं थे, लेकिन अगर उन्हें बिना किसी संदर्भ के पढ़ा गया तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। अहम बार्बी, फादर्स और उनकी डॉटर्स को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए। हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट, टकराव नहीं होना चाहिए, है ना? वीर ने बार्बी और उसकी छोटी किताब को देखा। बार्बी ने छोटी किताब को दूर रखा और हंसी। हां, तो क्या इसका मतलब है कि बार्बी डैडी के साथ वेरी हाई तक फॉलो कर सकती है? श्री जू यू वायुकून ने वीर से उसके लिए क्रीचर डीमन अबिस बीस्ट किंग को मारने के लिए कहा है। वे डीमन अबिस जा रहे हैं। हॉल में एक स्काई पैलेस स्टूडेंट काले कवच में एक स्काई मैन से बात कर रहा था। उसके बाल सफेद थे। उसका नाम जूओ वायु था। वायुकून ने डीप अबिस डीमन स्पेल का प्रैक्टिस किया है। अगर उसे डीमन अबिस बीस्ट किंग का D5 जीन मिलता है तो वह D5 बन सकता है। लेकिन यह तथ्य कि वह वीर की सहायता सुरक्षित करने में कामयाब रहा है आश्चर्यजनक है। जूओ वायु ने भावहीनता से कहा, मैंने सुना है कि उसने अपनी सेवाओं के बदले में वीर को वुड स्पिरिट राइनो दिया, इसलिए वीर ने सहायता करने के लिए सहमति व्यक्त की। स्काई पैलेस स्टूडेंट ने कहा, मैं समझ गया, तो यह समझ में आता है। जूओ वायु ने सिर हिलाया। श्री जूओ यू वायुकून अभी भी संदेह के घेरे में है। क्या हमें वीर को डीमन अबिस बीस्ट किंग को मारने में सहायता करने से रोकना चाहिए? जूओ वायु ने सिर हिलाया। नहीं, वीर लीडर के लिए बेटे जैसा है। अगर वह वायुकून की सहायता करने को तैयार है तो स्काई पैलेस लीडर ने अपनी स्वीकृति दी होगी। हम थोड़ी देर के लिए किनारे पर रहेंगे और निरीक्षण करेंगे। एक ठहराव के बाद जूओ वायु ने कहा, जाओ और शिया को ढूंढो, उसे तैयारी करने के लिए कहो। वह मेरे साथ एक ट्रिप पर डीमन अबिस जा रही होगी। आप खुद डीमन अबिस जा रहे हैं? स्टूडेंट ने आश्चर्य से पूछा। हम अभी तक अपने लक्ष्य को नहीं समझते हैं। ये वीर और वायुकून के बारे में अधिक जानने का एक अच्छा अवसर होगा। जूओ वायु ने ठंडे ढंग से कहा। जैसे ही वीर और वायुकून डीमन अबिस की ओर यात्रा कर रहे थे, वायुकून बहुत आराम से लग रहा था। वीर के अलावा उसने शिकार में मदद के लिए किसी और को काम पर नहीं रखा था। वीर ने काम के लिए पेमेंट स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह और कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास आदमी की सहायता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वायुकून के साथ अपना समझौता करने के बाद वीर को स्काई पैलेस लीडर से डीमन अबिस बीस्ट किंग का एक विस्तृत सिनॉप्सिस प्राप्त हुआ था। फाइल में अनिवार्य रूप से वही जानकारी थी जो वायुकून ने पहले ही उसे दे दी थी। वीर के पास इस बीस्ट को मारने का 70% चांस था। बेशक, हमेशा यह संभावना थी कि डीमन अबिस बीस्ट किंग रिपोर्ट्स में बताए गए से अधिक मजबूत होगा। यह विकसित भी हो सकता था। इसलिए वीर को अपनी विषमताओं की गणना करते समय बहुत सावधान रहना पड़ा। विचार करने के लिए बहुत कुछ था। डीमन अबिस अंतरिक्ष में एक विशाल होल था जिसके अंदर एक विशाल स्टार था। स्टार के वेट के तहत अंतरिक्ष ढह गया था, लेकिन फिर स्टार ऐसी परिस्थितियों में आमतौर पर विस्फोट होने के बजाय एक अजीब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया था। स्पेस होल में कई जेनोजेनिक्स थे।
स्काई पैलेस स्टूडेंट्स अक्सर वहां शिकार का आनंद लेते थे, लेकिन साधारण स्टूडेंट्स डीमन अबिस में बहुत दूर तक वेंचर नहीं करते थे। वे हमेशा उन निम्न स्तर के जेनोजेनिक्स का शिकार कर सकते थे जो बाहरी इलाके में रहते थे, जो स्पेस होल के आंतरिक भाग में जाने की तुलना में स्टूडेंट्स के लिए कहीं अधिक सुरक्षित होगा। जब आसपास के स्काई पैलेस स्टूडेंट्स ने वीर और वायु कून को आते देखा तो वे सभी बो करने के लिए आगे आए। यह मुख्य रूप से वीर के लिए सम्मान का प्रदर्शन था। उन्होंने वायु कून को केवल अंकल कहा क्योंकि औपचारिकता के लिए उन्हें ऐसा करना आवश्यक था। वीर ने उनके चेहरों का निरीक्षण किया, ये अनुमान लगाते हुए कि उन्हें वायु कून और आरोपों के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि वायु कून ने उनके मुश्किल से छिपे हुए तिरस्कार पर कोई ध्यान नहीं दिया। वीर के साथ वह डीमन अबिस में और गहराई तक धकेलते गए। उन्होंने जेनोजेनिक्स के बड़े समूहों से परहेज किया, जाहिर तौर पर निम्न रैंक के जीवों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वीर ने 2 पूरे दिनों तक डीमन अबिस के माध्यम से वायु कून का फॉलो किया, इससे पहले कि वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। वहां उन्होंने क्रीचर डीमन अबिस बीस्ट किंग को लेजेंड्स में बताया गया देखा। फाइल में क्रीचर के वीडियोस थे जो वीर को प्राप्त हुए थे, लेकिन वीडियो पर और वास्तविक जीवन में एक क्रीचर को देखने में एक बड़ा अंतर था। बीस्ट का दृश्य विस्मयकारी था। इसका एक बिच्छू बॉडी और एक ड्रैगन हेड था। क्रीचर की पीठ से ड्रैगन विंग्स फैले हुए थे और यह नीले स्केल्स में ढका हुआ था। हेड में 8 जोड़ी ड्रैगन आंखें थी, तो कुल 16 आंखें थी। इसका बॉडी 100 मीटर्स ऊंचा था। क्रीचर का दिखना भी भयानक और परेशान करने वाला था। यह डीमन अबिस में एक वॉल पर सो रहा था। यह एक ऊँघते हुए दानव की तरह था। वीर ने अपने पीकॉक किंग सोल रोप और अपने 6 कोर स्नेक बो को समन किया। फिर वो वायु कून की ओर मुड़ा। चलो अपनी योजना को पुट इनटू एक्शन करते हैं। निश्चित, वायु कून ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने अपनी ब्लेड बाहर निकाली। उनका वेपन एक काली रिंग ब्लेड थी जो 30 सेंटीमीटर के करीब चौड़ी थी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज लग रहा था। यह एक बहुत दुर्लभ और अजीब वेपन था। वीर ने अपने बो पर स्ट्रिंग खींची, लेकिन इससे पहले कि वह इसे रिलीज कर पाता, डीमन अबिस बीस्ट किंग जाग गया। उसकी 16 आंखें वीर को झांक रही थी। वीर ने संकोच नहीं किया। उसने डीमन अबिस बीस्ट किंग पर फायर किया। इंद्रधनुष लाइट से भरी एक एरो को अंतरिक्ष के माध्यम से ऊपर की ओर भेजा। यह सीधे डीमन अबिस बीस्ट किंग की एक आंख की ओर उड़ गई। लेकिन जैसे ही एरो पास आई, डीमन अबिस बीस्ट किंग की आंख एक ब्लैक होल की तरह खुल गई। एरो ब्लैक होल में गायब हो गया, फिर वैनिश्ड, गायब हो गया। डीमन अबिस बीस्ट किंग घायल नहीं हुआ था। डीमन अबिस बीस्ट किंग अजीब तरह से चिल्लाया। उसने अपने विंग्स फड़फड़ाए, जिससे उसका बॉडी एक टिमटिमाती नीली लाइट से चमक उठा। जैसे ही वो उड़ा, क्रीचर के विंग्स डीमन अबिस की पृष्ठभूमि के खिलाफ अजीब तरह से ब्यूटीफुल लगे। एक रेंगती हुई सब्सटेंस चेन क्रीचर से निकली और वीर की ओर उड़ती हुई आई। वीर ने अपना बो खींचा और बार बार फायर किया। डीमन अबिस बीस्ट किंग पर कई इंद्रधनुष लाइट एरोज भेजे। डीमन अबिस बीस्ट किंग ने परवाह नहीं की। वीर ने क्रीचर के बॉडी भर में कई अलग अलग स्थानों पर एम किया, लेकिन जहां भी उसके एरोज गिरे, एक ब्लैक होल प्रकट हुआ। एरोज उनमें उड़ गए और गायब हो गए। उनमें से कोई भी डीमन अबिस बीस्ट किंग के बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। धूम! डीमन अबिस बीस्ट किंग ने अपना मुंह खोला। अचानक एक ज्वालामुखी फूटने की तरह एक नीली बाढ़ उससे बाहर निकल गई। यह सीधे वीर की ओर बढ़ रही थी। वीर का बॉडी उस बाढ़ वाली नीली सब्सटेंस चेन से बचने के लिए तेजी से फ्लैश हो गया। हालांकि वो पीछे नहीं हटा। उसने अपने एरोस को फायर करना जारी रखा। डीमन अबिस बीस्ट किंग के करीब और करीब आता गया। वीर दुनिया को समाप्त करने वाली सुनामी पर सवारी करने वाले एक सर्फर की तरह था। आसमान नीली एनर्जी से भरा था, लेकिन इसने उसे चोट नहीं पहुंचाई।
वो प्रिमिटिव क्लास डीमन अबिस बीस्ट किंग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। कुछ दूरी से एक स्काई मैन और वुमन सामने आ रही लड़ाई को देख रहे थे। कितने शक्तिशाली मूवमेंट्स, वुमन ने वीर के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा। उसका मूवमेंट वास्तव में प्रभावशाली चीज नहीं है, ज़ुओ वायु ने उत्तर दिया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, उल्लेखनीय चीज डिटेल्स को जज और एनालाइज करने की उसकी एबिलिटी है। उसका बॉडी एकदम सही प्रिसिशन के साथ रिस्पॉन्ड करता है। प्रिसिशन, शिया ने फ्राउन किया। तुम उसे बाईं ओर पीछे हटते हुए देख सकती हो। हालांकि इससे पहले कि वह बाईं ओर पीछे हटता, उसका बॉडी दाईं ओर झुक गया और 70 डिग्रीज दाईं ओर झुकते हुए उसने 3 एरोज फायर किए। उसने यह सब एक ही समय में किया। उसने डीमन अबिस बीस्ट किंग को गुमराह किया, क्रीचर को दाईं ओर अपनी डीमन स्ट्रीम उगलने के लिए टेम्प्ट किया। इससे बदले में डीमन अबिस बीस्ट किंग को दाईं ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उसे बाईं ओर जाने के लिए जगह देता है, तो उसके पास अपने अगले अटैक के लिए अधिक एडवांटेजियस पोजीशन पर जाने का समय है। इस तरह के डिटेल्स हर एक मूव में है। अगर यह आदमी सिर्फ पागलपन से ओसीडी नहीं है, तो वह एक जन्मजात फाइटर है, ज़ुओ वायु ने कहा। शिया ने ज़ुओ वायु को देखा, अचानक परेशान हो गई। वीर के स्किल्स बिल्कुल भी खास नहीं लगे, लेकिन जब उसने वीर के बॉडी के सूक्ष्म गतियों पर ध्यान दिया, तो यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा ज़ुओ वायु ने कहा था। वह अद्भुत प्रिसिशन और योजना के साथ मूव कर रहा था। शिया ने वीर की अपनी छाप तब बनाई थी जब उसने उसे एक्सक्विजिट से लड़ते देखा था। वे क्रूर, दबंग और हिंसक अटैक शिया के एनालिसिस में अंकित थे कि वीर कौन था। उसने उसे एक हिंसक आदमी माना और इसलिए उसने अपने अटैक्स में किसी भी फिनेसी को देखने के लिए समय नहीं लिया था। अब जब वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी, तो वह चौंक गई थी। जिस तरह से वो अब लड़ रहा था, वो उन तकनीकों से पूरी तरह से अलग था जिनका उपयोग उसने एक्सक्विजिट के खिलाफ किया था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह फाइटिंग स्टाइल एक ही व्यक्ति का था। वीर ने डीमन अबिस बीस्ट किंग को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उसके एरोज से क्रीचर को कोई नुकसान नहीं हुआ। डीमन अबिस बीस्ट किंग के शरीर भर में ब्लैक होल्स दिखाई दिए और गायब हो गए। जब भी कोई एरो पास आती, तो उसे उन काले गड्ढों में चूस लिया जाता, जिससे डीमन अबिस बीस्ट किंग को नुकसान पहुंचने से रोका जाता। हालांकि यह सब वीर को अपेक्षित था। डीमन अबिस बीस्ट किंग की शक्ति और क्षमताओं का विवरण उसे दी गई जानकारी में दिया गया था। वीर को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके एरोज डीमन अबिस बीस्ट किंग को नुकसान पहुंचा पाएंगे। वह केवल क्रीचर के करीब जाने के लिए पर्याप्त समय खरीद रहा था। आखिरकार वीर डीमन अबिस बीस्ट किंग के काफी करीब पहुंच गया। वीर ने अपने आर्टिफैक्ट 6 कोर स्नेक बो को घुमाया और एक नाइफ की तरह इस्तेमाल किया। रेजर तेज स्ट्रिंग डीमन अबिस बीस्ट किंग के स्केल्स में कट गई, जिससे उसके मांस पर गहरे घाव हो गए, बिल्कुल जैसा फाइल में कहा गया था। डीमन अबिस बीस्ट किंग की डीमन अबिस पावर ऊर्जा को कंज्यूम कर सकती है, लेकिन यह फिजिकल डैमेज को दूर नहीं कर सकती। वीर ने शांत महसूस किया। डीमन अबिस बीस्ट किंग मारा जाने के बाद बहुत क्रोधित हो गया। उसकी नीली लाइट अधिक क्रूरता के साथ उठी, लेकिन वीर ने बार बार 6 कोर स्नेक बो से हमला किया। एक शानदार बीस्ट के चारों ओर भिन भिनाने वाले मच्छर की तरह डीमन अबिस बीस्ट किंग के चारों ओर उड़ रहा था। डीमन अबिस बीस्ट किंग चाहे कितनी भी जोर से दहाड़ता, वो वीर को हिट नहीं कर सका। फिर उसने एक क्षेत्र अटैक को सक्रिय किया, लेकिन वीर के पीकॉक किंग सोल रोब की दृढ़ता सभी नुकसान को दूर करने के लिए पर्याप्त थी। डीमन अबिस बीस्ट किंग उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वायु कून किनारे पर खड़े थे, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने केवल डीमन अबिस बीस्ट किंग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया। वीर करीब से लड़ना जारी रखा और डीमन अबिस बीस्ट किंग को अधिक से अधिक घाव दिए जा रहे थे। क्या डरावना आदमी है। ये मूव सेट और वे नाइफ स्किल स्काई पैलेस के स्किल अंडर द स्काई से मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारी जाति में
किसने कभी अंडर द स्काई का प्रैक्टिस ऐसी दक्षता के स्तर तक किया है? शिया ने आश्चर्य से पूछा। जू वायुवीर और डीमन अबिस बीस्ट किंग के बीच लड़ाई को रिकॉर्ड कर रहा था, और जैसे ही उसने इसे रिकॉर्ड करना जारी रखा, उसने कहा, अंडर द स्काई लंबे समय तक पूरा नहीं हुआ है। कई स्टूडेंट्स ने इसका प्रैक्टिस नहीं किया है। नहीं, लेकिन आखिरकार और भी होंगे। ये परफेक्ट लर्निंग मटेरियल होगा। शिया ने सिर हिलाया। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सिर्फ देख और सीख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे करना है, और इस तरह के स्किल को एक्सिक्यूट करना इसका एनालाइज करने से कहीं अधिक कठिन होगा। मैं आपसे सीधी बात करती हूं। केवल वे प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने पहले ही स्किल में महारत हासिल कर ली है, इसे देखकर लाभ उठा सकते हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स के पास वीर जितने कुशल बनने का कोई मौका नहीं होगा, चाहे वे इस वीडियो को कितनी भी बार देखें। शायद ये कोई संयोग नहीं था कि वेरी हाई टेस्ट ने उसे 11 आर्मोर्ड टैलेंट के रूप में स्थान दिया। जूओ वायु हंसा और कहा, खैर, ये वीडियो होना कुछ न होने से बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि स्काई वीर जैसे कुछ एलिट्स को विकसित कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि हमें वीर की क्षमताओं पर अब और संदेह करने की आवश्यकता है। एक 9th टियर किंग डीमन अबिस बीस्ट किंग को मार रहा है। हालांकि वह 2 शक्तिशाली ट्रेजर्स का उपयोग करता है, वीर निश्चित रूप से डरावना है। अगर वह एक जासूस है तो वह स्काई पैलेस के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि वह कहां से आया है। शिया ने कहा, अगर वह जासूस नहीं है तो हमें बहुत भाग्यशाली मिला है। ये हमारे विभाग की जिम्मेदारी है। हमें उसकी पहचान और राजनीतिक अलाइनमेंट्स की पुष्टि करनी होगी। जूओ वायु ने कहा, यह सच है, लेकिन क्रिस्टलाइसिस की सभ्यता बहुत पहले चली गई है। जो कुछ बचे हैं वे आवारा इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स हैं। हम कुछ समय से वीर के अतीत की जांच कर रहे हैं, लेकिन केट को ढूंढने के बाद हमने ट्रेल खो दिया। इसके अलावा केट का प्लैनेट हाल के वर्षों में युद्ध से तबाह हो गया है। केट के कई लोगों ने अपने घर खो दिए हैं। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा होगा, शिया ने कहा, लेकिन हमें अभी भी ये करना होगा। ये जांच हमारी जिम्मेदारी है और लीडर वीर को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए हमें पता लगाना होगा। अपनी प्रतिष्ठा के साथ स्काई पैलेस के भीतर उसका प्रभाव बढ़ता रहेगा। जूओ वायु ने कहा जैसे ही उसने डीमन अबिस बीस्ट किंग को वीर से लड़ते देखा। आदमी का एक्सप्रेशन गंभीर था। एक दुखद विलाप ने पूरे डीमन अबिस को हिला दिया। डीमन अबिस बीस्ट किंग का सिर 6 कोर स्नेक बो द्वारा काट दिया गया था। दानव रक्त बारिश की तरह नीचे गिर गया। जेनोजेनी एक डीफाइड का शिकार किया गया। डीमन अबिस बीस्ट किंग जेनोजेनी एक जीन मिला। जैसे ही ये हुआ, वीर के सिर के अंदर एक घोषणा सुनाई दी। जब उसने डेविल सोल का कोई उल्लेख नहीं सुना तो वह निराश दिखा। वायुकून डीमन अबिस बीस्ट किंग के बॉडी को डीमन अबिस से बाहर निकालने लगे। वह इसे स्काई पैलेस स्टूडेंट्स से छिपा नहीं सकते थे। वे अनुमान लगा सकते थे कि वीर और वायुकून ने मिलकर डीमन अबिस बीस्ट किंग को मार डाला था। जैसे ही हर कोई वीर द्वारा डीफाइड जेनोजेनिक को मारने पर चर्चा कर रहा था, एक स्टूडेंट को एक वीडियो मिला जिसमें डीमन अबिस बीस्ट किंग को मारने में वीर का परफॉर्मेंस दिखाया गया था। वो वीडियो स्काई पैलेस के चारों ओर तेजी से वितरित किया गया था। भाई वीर अंडर द स्काई का उपयोग कर रहे हैं। वो स्काई से संबंधित है ना? अंडर द स्काई इतना शक्तिशाली हो सकता है। बेशक ये मजबूत है। मैंने सुना है कि भाई वीर ने वास्तव में इसके मॉडिफिकेशंस में योगदान दिया है। ऐसा लगता है कि मुझे अंडर द स्काई सीखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, हमें चाहिए। जब भाई वीर वापस टीचिंग के लिए आते हैं तो हमें उनसे पूछना चाहिए। स्काई पैलेस में कई स्टूडेंट्स ने वीर के अंडर द स्काई के उपयोग पर चर्चा करना शुरू कर दिया, लेकिन वीर द्वारा खुद वीडियो देखने के बाद वो केवल फ्राउन कर सका। ऐसा लगता है कि स्काई पैलेस ने मुझे देखने के लिए किसी को भेजा था। अन्यथा जब हम लड़ रहे थे तब कोई इस तरह का वीडियो फिल्म नहीं कर सकता था, वीर ने कहा।
वीर सोचता रहा। उसने स्काई पैलेस लीडर के अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया कि वह 4 साल के लिए वेरी हाई में शामिल हो जाए। जब वह लौटेगा तो उसे कॉन्स्टलेशन सी पूरी तरह से अपने लिए दिया जाएगा। जब स्काई पैलेस लीडर ने वीर का निर्णय सुना तो वह खुश नहीं लगा। उन्होंने उदास होकर कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें कुछ परेशान करने वाला काम करना होगा। तुम नहीं जा सकते अन्यथा। क्या परेशान करने वाली चीज? वीर ने फ्राउन किया। उसने सोचा था कि निर्णय लेना ही कठिन हिस्सा होगा। अब क्या गलत हो गया था? स्काई पैलेस लीडर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, एक्सक्विजिट चाहती थी कि तुम जाओ, लेकिन तुमने उसे पीटा और उसे सारी आशा छोड़ने के लिए मजबूर किया। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें एक्सक्विजिट को एक बार फिर तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए मजबूर करना होगा। तुम्हें यह मैस खुद साफ करना होगा। वीर का मुंह खुला रह गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह क्या है? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे इतनी बुरी तरह से नहीं पीटता। इतना निराश मत हो। उसे पीटना एक बुरी बात नहीं हो सकती है। कम से कम अब वह तुम्हें अलग तरह से देखेगी और इसका मतलब है कि वह तुम्हें अधिक सम्मान देगी। इस तरह तुम्हें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। स्काई पैलेस लीडर हंसते हुए कहा, क्या आप मेरी ओर से माफी मांगने के लिए किसी को नहीं भेज सकते? वीर ने क्रिंज न करने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने उसे बुरी तरह से पीटा था और उसे दर्दनाक एहसास का सामना करने के लिए मजबूर किया था। यह सब इसलिए कि वह जाना नहीं चाहता था। अब उसने अपना मन बदल लिया था। वीर ने इस बारे में कुछ और सोचने के बाद महसूस किया कि वह थोड़ा क्रेटिन, मूर्ख हो सकता था। तुमने उसे पीटा है। अब तुम्हें उसका मन फिर से बदलना है। अन्यथा भले ही तुम किसी तरह अकेले वेरी हाई पहुंच गए, तुम्हें केवल परेशानी का इंतजार होगा। जाने से पहले इसे सुलझा क्यों न ले? स्काई पैलेस लीडर ने उसके कंधे पर पैट किया और आगे कहा, इसे खराब मत करना। मुझे तुम पर विश्वास है। वीर को पता नहीं था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है, लेकिन वह कॉन्स्टलेशन सी चाहता था। उसे वही करना पड़ा जो स्काई पैलेस लीडर उसे बता रहा था। मैं उसे क्या कहूं? क्या मुझे बस जाकर उसे यह बताना चाहिए कि मैं सब कुछ होने के बावजूद वेरी हाई में शामिल होना चाहता हूं? मैंने जो हंगामा किया उसके बाद मुझे बहुत सस्ता महसूस होगा। वीर ने सोचा। वह स्काइज वाटर हाउस के रास्ते में था। उसने कई अलग अलग तरीकों पर विचार किया जिनसे वह एक्सक्विजिट के साथ विषय पर संपर्क कर सकता था, लेकिन उसे जो भी मिला वो बहुत अच्छा नहीं लगा। जब वीर वाटर हाउस के डोरस्टेप पर पहुंचा तो वह एक्सक्विजिट के आमने सामने आया। वह अभी भी काफी पीली लग रही थी। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैं सीधे इस बातचीत में नहीं कूद सकता। मैं बस नहीं कर सकता। वीर ने सोचा, एक अजीब मुस्कान को दबाते हुए। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? एक्सक्विजिट ने वीर से पूछा। उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। ऐसा लगा जैसे लड़ाई में उसकी विफलता ने उसे उतना प्रभावित नहीं किया जितना उसने उम्मीद की थी। वो थोड़ी थकी हुई लगी, लेकिन इसके अलावा वो हमेशा की तरह दिखी। मैं ये देखने आया हूं कि तुम ठीक हुई हो या नहीं। जैसे ही वीर ने यह कहा, वो खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। ऐसा लगा जैसे वह उसके नुकसान को उसके चेहरे पर रगड़ने के लिए वहां था। मैं लगभग ठीक हो गई हूं। एक्सक्विजिट हिली नहीं। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। हालांकि वीर अपने सबसे अच्छे दिनों में एलोक्वेंट नहीं था। वह सामान्य रूप से इतना ऑकवर्ड नहीं था। हालांकि इस बार वो खोया हुआ और फंबलिंग, टटोलता हुआ था। वो नहीं जानता था कि वो क्या कहना चाहता है। एक्सक्विजिट वापस वीर को घूरने लगी, जिससे उनके बीच एक असहज चुप्पी छा गई। वीर ने अपना मुंह कुछ बार खोला, लेकिन वह शब्द नहीं बुला सका। अंत में उसने कहा, तो मैं तुम्हारी रिकवरी को परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद
वीर उठ गया और जाने की तैयारी करने लगा। उसने बहुत नर्वस महसूस किया। उसे वो नहीं बता पाया जो वह चाहता था। फिर उसने किसी के हंसने की आवाज सुनी। एक्सक्विजिट अचानक हंसी। इसने वीर को शॉक कर दिया। वो नहीं जानता था कि वो किस बारे में हंस रही थी, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी महिला लगी। एक्सक्विजिट ने वीर की नजर देखी। वह एक पल के लिए शर्मा गई और फिर उसका चेहरा अपने इम्पैसिव एक्सप्रेशन पर लौट आया। उसने वीर की ओर देखा और कहा, स्काई पैलेस लीडर ने मुझे बताया कि तुमने प्रस्ताव पर विचार कर लिया है। अब तुम वेरी हाई में मेरे साथ जाने को तैयार हो। क्या ये सच है? उस बूढ़े कमीने ने मुझे फिर से बेच दिया। वीर ने अपने सिर में कसम खाई। अचानक और भी असहज लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि एक्सक्विजिट जानती थी कि वो उससे मिलने क्यों आया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह उसकी अपेक्षा कर रही थी। और वह वहां था, खुद को मूर्ख बना रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि एक्सक्विजिट हंसने के लिए मजबूर महसूस हुई थी। हालांकि वो ह्यूमर देख सकता था और वह जानता था कि किसी दिन वो इस पर पीछे मुड़कर देखेगा और हंसेगा। उस बिंदु पर वीर को एहसास हुआ कि शर्मिंदा होना उसका कोई भला नहीं कर रहा था। वो रिलैक्स्ड हो गया और सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ वेरी हाई जाना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम्हें मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुमने अपना मन क्यों बदला? एक्सक्विजिट ने पूछा, अभी भी एक मसल नहीं हिला रही थी। कई कारण हैं और मैं उन सभी की व्याख्या नहीं कर सकता। हालांकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वे संसाधन हैं जिनकी मुझे आवश्यकता होगी। वीर की व्याख्या बहुत वेग, अस्पष्ट थी। मैं 2 दिनों में वेरी हाई वापस जा रही हूं। तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए, एक्सक्विजिट ने कहा। वीर चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि एक्सक्विजिट से बात करना इतना आसान होगा। उसने उसे बहुत जल्दी ले जाने के लिए सहमति व्यक्त की। वीर ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर से उसे यकीन नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। इस बातचीत की शुरुआत के बाद से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने गलत बात कहने के अलावा और कुछ नहीं किया था। तो वीर ने अभी के लिए उसे विदा कहने का फैसला किया। जब वीर चला गया तो एक्सक्विजिट के चेहरे पर दूर का एक्सप्रेशन गायब हो गया। वो अचानक बहुत द्वंद्वग्रस्त लगी। वीर के पास तैयारी के लिए केवल 2 दिन थे। सौभाग्य से उसे वास्तव में टेक केयर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसने केवल अपने सबसे करीबी लोगों को बताया कि वह जल्द ही जा रहा होगा। जब वीर ने लोन बैम्बू को बताया तो लोन बैम्बू ने धीरे से पूछा, तुमने फिर भी जाने का फैसला किया? अगर मैं नहीं गया तो मैं कॉन्स्टलेशन सी पर हैंड्स नहीं डाल पाऊंगा। मुझे जाना होगा, वीर ने उदास होकर कहा, एक असहाय मुद्रा में अपने हैंड्स फैलाते हुए। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें यहां जिंदा वापस देखूंगा। लोन बैम्बू ने आखिरकार एक लंबे ठहराव के बाद कहा, इसे ऐसे मत कहो जैसे तुम मेरे मरने की उम्मीद करते हो। मैं 4 साल में वापस आ जाऊंगा, वीर ने हंसते हुए कहा। अगर तुम एक सामान्य रेशम कीट की तरह जा रहे होते तो 4 साल एक छोटा समय होता, लेकिन तुम्हारे पास साइन अप करने के लिए एक अल्टीरियर मोटिव, गुप्त मकसद। वेरी हाई की तुम्हारी ट्रिप खतरनाक होगी और तुम्हारे बचने की संभावना कम है। लोन बैम्बू स्पष्ट रूप से टैक्ट, शिष्टाचार के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने जो कहा वो सच था। किसी को ढूंढना कोई अपराध नहीं था, लेकिन वेरी हाई द्वारा अपने इरादों के बारे में झूठ बोलना विनम्रता से नहीं लिया जाएगा। अगर उसे पता चला तो गंभीर परिणामों और पनिशमेंट्स की उच्च संभावना थी। लेकिन वीर को विश्वास था कि वेरी हाई को उसके दिमाग में झांकने से रोकने का एक तरीका है। अगर उसे यकीन नहीं होता कि वह ठीक रहेगा तो उसने वेरी हाई जाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाया होता। सब कुछ तैयार होने के बाद वीर आखिरी बार ब्लैक किंग सिटी वापस गया। उसने वहां के लोगों को अलविदा कहा, फिर वह स्काई पैलेस लीडर से मिलने गया।
स्काई पैलेस लीडर ने कहा कि उनके पास एक तरीका है जो वेरी हाई को वीर के दिमाग से दूर रखेगा। हालांकि वीर ने इस विचार में ज्यादा विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्हें लीडर की तकनीक सुनने में कोई आपत्ति नहीं थी। 2 दिन पल भर में बीत गए। वीर बार्बी और एक्सक्विजिट को एक जहाज पर ले आया जो उन्हें स्काई पैलेस से दूर ले जाएगा। एक्सक्विजिट ने उनके गंतव्य के लिए एक कोर्स प्लॉट किया। कई क्रीचर्स को सालों से वेरी हाई द्वारा चुना गया था, लेकिन अब भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे कि वेरी हाई वास्तव में कहाँ रहता था। स्काई पैलेस लीडर ने जो कहा उसके अनुसार वेरी हाई जेनोजेनिक स्पेस को स्थानांतरित किया जा सकता था। ये एक निश्चित स्थान पर नहीं था। जब तक कोई वहां नहीं गया होता, यह निर्धारित करना असंभव होगा कि वह कहाँ था। ये एक जेनोजेनिक स्पेस है जो मूव कर सकता है। वीर को नहीं लगा कि यह सब इतना खास है। उसने पहले ही स्काई पैलेस को 6 स्टार विप का उपयोग करके नैरो मून को मूव करते देखा था। उसने शर्त लगाई कि अगर स्काई पैलेस यह कर सकता है, तो श्रेष्ठ वेरी हाई भी ऐसा ही कर सकता है। एक जेनोजेनिक स्पेस को मूव करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। जहाज के स्काई पैलेस से रवाना होने के बाद एक्सक्विजिट ने जहाज को खुद कमांड करने के लिए ऑटो पायलट सक्षम किया। उसने एक छोटी पत्ती के आकार का जहाज बाहर निकाला। यह हवा में मंडराया, फिर सूजना शुरू कर दिया। यह एक साधारण जहाज के आकार का हो गया। हम इस जहाज को वेरी हाई ले जा रहे हैं। वीर और बार्बी ने जिज्ञासा से दूसरे जहाज को देखा। केवल यह जहाज ही हमें वापस ले जा सकता है, एक्सक्विजिट ने कहा। वो उस नए जहाज पर चढ़ गई और सामने बैठ गई। वीर बार्बी को छोटे जहाज पर ले आया। उनके बैठने के बाद एक्सक्विजिट ने जहाज की सरफेस को टैप किया। रोबोट शेप शिप अचानक उड़ना शुरू कर दिया। एक पल में जहाज ने अंतरिक्ष को तोड़ा और सबस्पेस में फिसल गया। जब वीर ने वेरी हाई का जेनोजेनिक स्पेस देखा, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। वेरी हाई का जेनोजेनिक स्पेस सबस्पेस में स्थित प्रतीत होता था। इस ट्रिप से पहले वीर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सबस्पेस के भीतर एक भूभाग को बनाए रखना संभव है। वीर फ्लैबरगास्टेड था। वो विस्टा से सुन्न हो गया था। क्या एंटीमैटर वर्ल्ड्स वास्तव में मौजूद हैं? वीर ने जहाज के व्यूपोर्ट से बाहर देखते हुए खुद से बुदबुदाया। दरअसल ये जगह वास्तविक दुनिया और एंटीमैटर वर्ल्ड्स के बीच एक बफर जोन है। ये एक सच्चा एंटीमैटर वर्ल्ड नहीं है। तुम इसे सबस्पेस कह सकते हो, लेकिन हम इसे आउटर स्काई कहते हैं, एक्सक्विजिट ने समझाया। क्या यह भूमि हमेशा यही रही है, या इसे यहां मूव किया गया था? वीर ने अपने सामने स्वर्ग के भूभाग को देखते हुए पूछा।